अगला कार्यक्रम हमारा भाषा विमर्श श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी शिक्षण से संबंधित है और संदर्भ उत्तर प्रदेश का है। भाषा विमर्श श्रृंखला की ये नवी कड़ी है और शायद मैं ऐसा मानता हूं कि वैश्विक हिंदी परिवार के स्तर पर यह भी एक कीर्तिमान है कि लगातार 2 महीनों से ज्यादा समय से हमारे दो कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं और भाषा के मुद्दे पर लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और आज इस चर्चा में खासकर हम ऐसे राज्य की चर्चा कर रहे हैं जो भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। 20 करोड़ से अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है और एक हिंदी का गढ़ भी माना जाता है। और खासकर ये चर्चा में पिछले दिनों आया था जब ये समाचार फैला था कि 8 लाख से अधिक विद्यार्थी हिंदी विषय में वहां पर फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तब ये चर्चा का मुद्दा बन गया। और आज इसी विशेष संदर्भ में हम इस भाषा विमर्श श्रृंखला के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में वक्ता के रूप में हमारे चिर परिचित भाषाविद, पत्रकार जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, जिन पर भाषा विमर्श के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर हम लगातार सुनते आ रहे हैं, श्री राहुल देव जी का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच आज ACERT के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी का भी सानिध्य हमें मिल रहा है। तो हम मानते हैं कि ये चर्चा भी बहुत रोचक होगी और उस चर्चा में से कुछ निकल कर आएगा जिसके आधार पर हम जो समस्याएं हैं उनसे कुछ उनका निदान हम कर पाएंगे। मैं सभी का स्वागत करता हूं जो देश विदेश से हमारे श्रोतागण जुड़े हैं। विश्व हिंदी सचिवालय और इस बार केंद्रीय हिंदी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हमारा वैश्विक हिंदी परिवार ये आयोजन कर रहा है। तो मैं सबका स्वागत करते हुए डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो हमारे कहा जाए कि बिल्कुल कुशल संचालक हैं कार्यक्रम के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राजेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर भाई। साथियों, विद्वज्जनों, श्रोताओं, आमतौर से सेना में ये कहावत प्रचलित रहती है कि सिपाही कभी नहीं हारता, जनरल हारता है। और मुझे एक कहानी भी याद आती है कि एक शायद अमेरिका में ऐसा हुआ कि एक स्टोर के, एक दुकान के मालिक ने एक बच्चे को पुलिस में दे दिया कि ये मेरे यहाँ से रोटी चुरा रहा था, डबल रोटी चुरा रहा था। तो जब उसका फैसला हुआ, जज ने जब फैसला किया, तो उसने सब चीजें देखने के बाद जितने भी अदालत में लोग उपस्थित थे उन पर $10 का जुर्माना किया, ये कहते हुए कि भाई ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि किसी बच्चे को भूख के कारण डबल रोटी चुरानी पड़ रही है। और दुकान के मालिक के ऊपर भी जुर्माना किया शायद $1000 का, और वो राशि बच्चे को दी। और इस तरह से ये एक मिसाल कायम की कि हमें देखना चाहिए कि वास्तव में समस्या कहाँ है। अगर विद्यार्थी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो क्या कहाँ कमी हमसे रह गई है। विद्यार्थियों की मातृभाषा है, अच्छी तरह बोलते हैं, लिखते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, इसके बावजूद हम उन्हें विफल करते हैं। और विफल करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और पाठ्य सामग्री, पाठ्यक्रम निर्माण आदि का कार्य के हाथों होता है। आज हमारे बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी उपस्थित हैं और आगे की वक्तव्य के लिए मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह इस विषय पर विस्तार से अपनी बात कहेंगे। इसके लिए हमारी ओर से उन्हें आमंत्रण दिया जाता है। तो डॉक्टर सिंह, आप सभी को अभिवादन और आप सभी का स्वागत। आज का जो विषय है वो हिंदी शिक्षण संदर्भ उत्तर प्रदेश मुझे मिला है। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें कहूँगा, उसके बाद हिंदी शिक्षण और हिंदी के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण की बातचीत कहूँगा और अंत में अपने कुछ विचार रखूँगा कि मैं इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखता हूँ। तो कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं, जैसे
उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय है, जो प्रारंभिक स्तर के लगभग 1,60,000 विद्यालय है जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित होते हैं, और इसके अलावा जो निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, और करीब 27,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। और इसमें जो छात्र पढ़ रहे हैं लगभग 1,80,00,000 बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 8 में पढ़ते हैं। और इस जो परीक्षा होती है कक्षा 10वीं और 12वीं की, उसमें करीब 56 लाख बच्चे हर साल परीक्षा देते हैं। तो एक तो ये तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता था। प्रारंभिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है वो प्रदेश सरकार द्वारा और SCERT जिसमें मैं काम करता हूँ उसके द्वारा बनाया गया है। माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है वो NCERT का पाठ्यक्रम अंगीकार किया गया है, और तदनुसार जो पढ़ाई होती है और उन्हीं पाठ्य पुस्तकों का उपयोग प्रदेश में हो रहा है। जो आधारभूत स्तर पर जो व्यवस्था है कक्षा 1 से 8 तक, उसके पहले के जो वर्ष हैं मैं उस पर 1-2 बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि मस्तिष्क के विकास और भाषा के विकास का बहुत गहरा संबंध है। और जो शाला पूर्व शिक्षा की प्रणाली है, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ पे शिशु लाए जाते हैं और उनके लिए खेल और कुछ सीखने की गतिविधियों का आयोजन होता है, तो कक्षा 1 और 2 में वो बच्चे जब जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास शाला पूर्व, जिसे अंग्रेजी में प्री प्राइमरी कहेंगे, का कोई अनुभव नहीं होता है। मैं ये बात इसलिए रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, ग्रामीण परिवारों से आ रहे हैं, ऐसे परिवारों से आ रहे हैं जहाँ पे शिक्षा की विरासत नहीं है और शिक्षा का बहुत वातावरण नहीं है, कोई समर्थन नहीं है परिवार में, तो उनके भाषा विकास और उनके मस्तिष्क विकास में एक चिंता रहती है। वो चिंता ये है कि जो उनका शब्दकोश है वो अन्य बच्चों की तुलना में, जिन्होंने शाला पूर्व शिक्षा ग्रहण की है और जिन्हें इस तरह का अनुभव प्राप्त हुआ है कि उन्हें भाषा के पहले जो गतिविधियां कराई जानी चाहिए थी, सुनने और बोलने की, उसका पूरा पर्याप्त अनुभव नहीं हुआ। तो उससे उनका जो भाषा भंडार है, शब्द भंडार है, वो बहुत सीमित और अधूरा सा रह जाता है। इस आधी अधूरी तैयारी के साथ वो कक्षा 1 और 2 में आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। जी। इसके अलावा जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी जो भाषा है वो मानक हिंदी भाषा है, लेकिन आप परिचित होंगे, अधिकांश श्रोता परिचित होंगे कि जो हमारे 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें 4 प्रमुख बोलियां हैं, ब्रज, बुंदेली, अवधी और भोजपुरी। तो ये अनुभव किया जाता है कि जब ये बच्चे कक्षा में आते हैं, औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने कक्षा 1 में आते हैं, तो अपने साथ अपनी बोली का भंडार लेके आते हैं। तो शिक्षक को भी और बच्चों को भी एक तरह की दुविधा और एक तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है कि एक बोली से एक भाषा की ओर कैसे जाएं। तो जो ये बात है कि घर की भाषा से स्कूल की भाषा की ओर जो अंतरण है, ट्रांजिशन है, वो कैसे बहुत उसको आसान बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके। और जो घर की पृष्ठभूमि के बारे में मैंने अभी चर्चा की, तो जो बच्चे आते हैं ये अनुभव किया गया है कि उनका शब्द भंडार बहुत सीमित है, और कक्षा की जो दुनिया है वहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम है, किताब है, उसका एक सारणी निर्धारित है जिसके अंदर उन्हें पूरा करना है। तो ये बच्चे अगर अच्छी तैयारी के साथ और अच्छी तरह नहीं सिखाए जाते हैं तो उनका जो भाषा ज्ञान है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और मैं समझता हूँ ये रेखांकित करने की आवश्यकता है कि अगर भाषा ज्ञान अच्छा नहीं है, भाषिक अभिव्यक्ति चाहे मौखिक हो चाहे जो लिखित हो, वो अगर अच्छी नहीं है तो उनका आगे की पढ़ाई का काम बहुत कठिन हो जाता है। जो बच्चे आते हैं उसमें एक प्रमुख बात ये देखी गई है कि ये जो कमी रह जाती है उसमें ये है कि परिवार में, घर में
जो सामग्री का अभाव है, शिक्षण सामग्री की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मुद्रित सामग्री की बात कह रहा हूँ। उदाहरण के लिए कहानी और कविता की किताबें हैं, इस तरह की किताबें हैं जिससे बच्चे का लिखित शब्दों से एक परिचय हो, भले ही वो पढ़ न सके लेकिन उसका परिचय हो जाता है, तो एक तरह की साइट मेमोरी विकसित होती है। तो इस पृष्ठभूमि से जब बच्चे कक्षा 1 में आते हैं तो फिर उनकी औपचारिक शिक्षा हमारे यहाँ शुरू होती है। और कक्षा 1 से 8 की किताबों की अगर मैं बात कहूँ तो जब वे कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ते रहते हैं तो कक्षा 1 से 8 के दौरान वो लगभग 100 कविताएं और कहानियां पढ़ चुके होते हैं। इसके अलावा अन्य विधाओं में भी उनके पाठ हैं जिसका वो अध्ययन कर चुके होते हैं। लेकिन समस्या यही है कि जो भाषा की किताब है वो भाषा एक विषय के रूप में बदल जाती है। भाषा एक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कैसे हो, एक सशक्त माध्यम कैसे रूप में हो, ये कठिनाई हमारी है। माध्यमिक स्तर पर अभी जो अनुत्तीर्ण होने वाली बात एक सूचना के तौर पे आई थी, मैं एक छोटा सा इसमें उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो बच्चे कक्षा 10 और 12 में अनुत्तीर्ण हुए, उसमें सिर्फ हिंदी विषय में उत्तीर्ण होने वाले जो हाई स्कूल के हैं वो लगभग 23,000 हैं और इंटरमीडिएट में लगभग 1,000 हैं। इससे ये समस्या कम नहीं हो जाती है, लेकिन जब मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो अनुत्तीर्ण होने वाले हैं वो लगभग 2,69,000 हैं हाई स्कूल में, और उन्हें अनुत्तीर्ण होने वाले जो इंटरमीडिएट में हैं वो 5,27,000 हैं जो हाई स्कूल में अनुत्तीर्ण हुए, और 2,69,000 हैं जो इंटरमीडिएट में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसके इसके अर्थ ये भी है कि वो अन्य विषयों में भी अनुत्तीर्ण हुए। इससे समस्या कम नहीं हो जाती है, लेकिन मैं यह सिर्फ रेखांकित करना चाहता हूँ कि अगर भाषा का विकास प्रारंभिक स्तर से अच्छा नहीं होगा तो आगे चल के उनकी पढ़ाई में व्यवधान, कठिनाई और पूरी न कर पाने का या अनुत्तीर्ण होने का, फेल होने का जो एक दंश है उनको देखना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। उपलब्धि स्तर में, पढ़ाई के स्तर में पिछड़ने में कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की भाषा भी एक प्रमुख कारण है। मैं सिर्फ ये रेखांकित करना चाहता था इस अंश में। जो शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें दो तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। एक तो जो जो युवा शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। उसमें शिक्षण के सिद्धांत और विषय शिक्षण की बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, भाषा भी उसमें एक है। और जब वो सेवा में आ जाते हैं तो उनके लिए प्रतिवर्ष शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। भाषा सिखाने के लिए को लेकर के जो हमारा दृष्टिकोण है वो एक जो पारंपरिक बहस रही है कि संदर्भ से सिखाने की शुरुआत करनी चाहिए या अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य फिर अनुच्छेद फिर पाठ, इस पद्धति से सिखाना चाहिए। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो इन दोनों के समन्वय का है कि बच्चों को संदर्भ से सीखने का भी अनुभव दिया जाए और उन्हें अक्षर ज्ञान कराने से पहले वर्ण का ज्ञान कराया जाए, वर्णमाला का ज्ञान कराया जाए और फिर अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान कराया जाए, फिर वाक्य और संरचना और अनुच्छेद और पाठ, ताकि उनको दोनों का मिला जुला अनुभव हो और वो आसानी से भाषा को डिकोड करना सीख सकें ताकि उनकी पठन क्षमता विकसित हो जाए। पिछले 2-3 वर्षों में जो काम हुआ है भाषा शिक्षण में, हालांकि वो प्रारंभिक स्तर पे है, कक्षा 1 से 8 के जो शिक्षक हैं उनके लिए बनाया गया है। उसमें प्रशिक्षण सामग्रियां बनाई गई हैं और जो संदर्शिकाएं बनाई गई हैं शिक्षकों के लिए ताकि वो उनका उपयोग कर सकें और अपनी कक्षा शिक्षण में उनका उपयोग कर सकें। इसके अलावा ऑडियो वीडियो सामग्री का निर्माण किया गया है जो ऑनलाइन शिक्षकों को उपलब्ध है। इस तरह के ऐप्स का हम उपयोग करते हैं कक्षा शिक्षण में, जिससे बच्चे सुन के पढ़ सकें या दिए हुए टेक्स्ट को फोन में या अपने किसी डिवाइस में देखते हुए पढ़ सके और उसके बाद उनको उसका फीडबैक भी मिल सके। तो इस तरह के ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जो ऑनलाइन शिक्षण सामग्री है उसके लिए एक नया प्रयास ये किया गया है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें सभी पाठों में QR कोड दिए गए हैं। उसके देने से ये सुविधा हुई है कि अगर शिक्षक उसको अपने स्मार्टफोन से स्कैन करते हैं जो QR कोड है, तो उस कोड को स्कैन करते ही वो एक
मंजूषा में एक रिपोजिटरी में जितनी सामग्री उपलब्ध है ऑनलाइन, उसमें से उस पाठ से संबंधित सामग्री को तुरंत अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ऑडियो और वीडियो फॉर्म में इस तरह की सामग्री बनाई गई है, इसे शिक्षकों ने ही बनाया है। इसके अलावा जो विद्यालय हैं हमारे कक्षा 1 से 8 के, उनमें पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। पुस्तकालयों की स्थापना को एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मैं इसलिए मानता हूँ कि पुस्तकालय अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, सार्वजनिक जीवन से भी और निजी जीवन से भी। जो विद्यालय हैं उनमें समय समय पे हम इसमें अभिभावकों को, समुदाय के लोगों को, माता पिता को बुलाते हैं और उनसे ये आग्रह करते हैं कि वो बच्चों को कुछ पढ़कर सुनाएं। तो जो अनुभव हैं और जो इस तरह के उदाहरण आए हैं कि जिसमें अभिभावकों को लगा कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ के सुना सकते हैं, मैं उन अभिभावकों की बात कर रहा हूँ जो गाँव के दूर दराज इलाके में रहते हैं, जहाँ किताब के नाम पे सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक होती है। उनके पास कहानी, कविता, इस तरह का कोई लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी जैसा कोई उपकरण नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है। तो मुझे लगता है कि अधिकांश अभिभावक, मैंने देखा भी है कि ऐसे अधिकांश अभिभावक आते हैं जो माता पिता में से दोनों साक्षर नहीं है, एक निरक्षर हैं या दोनों ही निरक्षर हैं, जिनका मुद्रित शब्दों से परिचय कभी स्कूल में हुआ होगा और शायद वो भूल गए हैं। तो जो उन्होंने अपने बच्चों के सामने पढ़ते हुए देखा बच्चों को, और किसी को पढ़ के सुनाते हुए देखा, एक वयस्क का बच्चे की जिंदगी में पढ़कर सुनाना, यह एक परिघटना की तरह था जिसे वहां उपस्थित लोगों ने और बच्चों ने सबसे ज्यादा आनंद लिया, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाते हुए सिर्फ अपने शिक्षक को देखा है, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आसपास किसी को सुनाते हुए या पढ़ते हुए देखा हो, ऐसा उनके अनुभव में शायद नहीं रहा होगा। तो वो भी आश्चर्य से विस्मित थे कि ये एक नई घटना कैसे हो रही है। तो इसको भी हमने काफी प्रोत्साहित किया है और इसका भी एक परिणाम धीरे धीरे दिखाई देगा। जो आखिरी बात कहने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो जो स्वरूप है वो ज्यादातर इस तरह का है जिसमें लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का कोई अवसर नहीं है। एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें तथ्यों पर आधारित, सूचनाओं पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे, और इसी का परिणाम है कि बच्चे हिंदी जैसे विषय में भी 100 में 100 अंक लाते हैं, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो। आपने सुना होगा विभिन्न बोर्ड ऐसे हैं, विभिन्न परीक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से व्याख्या करता हूँ कि अब शायद भाषा का ज्ञान उनका परिपूर्ण हो गया है, संपूर्ण हो गया है, और अब उन्हें भाषा में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बहुत सरलीकरण होगा। अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो आप पाएंगे कि उनकी जो लिखित अभिव्यक्ति है, जैसे उनसे अगर कहा जाए कि मौलिक चिंतन करके या विषय पर सोचकर, किसी अपरिचित विषय पर सोचकर एक निबंध लिखें या उस पर बोले, तो उनको शायद कठिनाई होगी। वो परिचित टेक्स्ट को देखकर, परिचित पाठ को देखकर, उसके आधार पर तथ्यों को याद कर और उसे प्रश्न उत्तर के रूप में लिखकर अधिक से अधिक प्राप्त तो कर लेते हैं। लेकिन ये जो लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का मामला है, ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है। भाषा सिखाने का जो क्रम है, आप विद्वान लोग जो सुझाते हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं सुझाते हैं, कहते हैं कि इसका एक निश्चित क्रम है जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के रूप में है। लेकिन आपने भी अनुभव किया होगा स्कूल में भी, जिन्होंने भी स्कूल ग्रहण शिक्षा में रुचि ली है उन्होंने देखा होगा, उन्होंने अपने बच्चों को भी देखा होगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के बजाय पढ़ना लिखना पहले होता है। सुनना और बोलना के अवसर प्रायः कक्षा में बहुत कम होते हैं। उसकी अपनी सीमाएं हैं, कठिनाइयां हैं कि वो कितना उसमें समय दे पाएंगे, जब पढ़ने और लिखने के अलावा जो पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो हर बच्चे को बोलने का मौका हो, हर बच्चे को सुना जाए या हर बच्चे को कुछ मौखिक रूप से सुनाया जाए, तो शिक्षक के पास भी इतना अवकाश नहीं होता है, इतना समय नहीं होता है। तो वो अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के फेर में पड़े रहते हैं और अपना पाठ्यक्रम जल्दी जल्दी पूरा करने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो दो प्रमुख चीजें हैं सुनने और बोलने की, मैं समझता हूँ सुनने का जितना प्रशिक्षण होना चाहिए, बोलने का जितना प्रशिक्षण होना चाहिए, ये लिखने और पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि भाषा की जो बुनियाद है वो इसी से पड़ेगी। तो ये जो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है कि स्कूल में लाइब्रेरी का उपयोग बहुत सीमित हो गया है,
और पाठ्यक्रम के अलावा चीज़ें पढ़ना बहुत कम हो गया है। और परिवार में कोई बड़ा वयस्क बुजुर्ग अगर पढ़ के सुना सके ऐसा कोई अवसर कम हो गया है, तो भाषा ज्ञान बहुत सीमित हो गया है। और थोड़ी सी भूमिका इसमें हमारा जो मीडिया है, जो हमारे जो डिवाइसेस हैं, हमारे जो फोन है, हमारा जो टेलीविजन है, उसकी भी है कि उसकी भी भाषा बहुत सीमित हो गई है। बहुत सीमित सीमित शब्दों में हम देखते हैं कि वो अपनी बात रख रहे हैं। तो वहाँ भी बहुत मौलिक अभिव्यक्ति का या बहुत विस्तृत अभिव्यक्ति का कोई अवसर नहीं रहता है। तो जब रटने पर जोर हो, सृजनात्मकता पर बल ना हो, और कविता कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? फिर तथ्यों और सूचनाओं पर जोर रहेगा और बच्चे उसी तरफ जाते हैं। ये कहने से मैं ये नहीं प्रमाणित करना चाहता हूँ कि यही कारण है जो बच्चे इंटर में या हाई स्कूल में हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अनुत्तीर्ण होने के कई कारण हैं, जिसमें भाषा एक माध्यम है, मैंने पहले अभी कहा है। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर शुरुआत में आधारशिला उसकी अच्छी नहीं है, उनकी शुरुआती पढ़ाई अच्छी नहीं रही है, तो आगे उनके अनुत्तीर्ण होने का खतरा बढ़ जाता है और अनुत्तीर्ण ज़्यादा होते हैं ऐसे बच्चे। जो परिवार का समर्थन है, परिवार का सहयोग है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पाठ्यक्रम का दबाव बच्चों पे रहता ही है। लेकिन जो इधर पिछले 2-3 वर्षों में भाषा शिक्षण को लेके नए सिरे से काम हुआ, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जब अपना स्कूली जीवन शुरू कर रहे हैं और आगे चल के 8वीं के बाद 9वीं 10वीं जाएंगे, 11वीं 12वीं जाएंगे, तो ऐसे बच्चे कुशल पाठक भी बनेंगे और उनका भाषा ज्ञान समृद्ध होगा। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता था कि भाषा शिक्षण सिर्फ कक्षा में या बहुत सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ स्कूल के सिखाने से भाषा आती है। भाषा पूरे वातावरण में है जिससे बच्चे ग्रहण करते हैं। एक बड़ी अजीब बात है कि जो साहित्यकार हैं वो बच्चों के लिए लिखना उतना दोयम दर्जे का काम समझते हैं। बड़ों के लिए लिखना एक गौरव की बात है, गर्व की बात है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए लिखना, खास करके हिंदी में मैंने ये देखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा जो सीमित अनुभव है मैं उस आधार पे कह सकता हूँ कि हिंदी में बच्चों के लिए लिखना, ये बड़े साहित्यकार इससे थोड़ा दूर रहते हैं। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा है और बड़ों के लिए भी लिखा है। तो मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उन्हें बच्चों के लिए भी बहुत संवेदनशील होकर लिखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों की किताबें हैं उनमें मौलिक, नवीन, एकदम फैंटेसी वाला और जो बच्चों को तुरंत आकर्षित कर ले, हिंदी में इसकी थोड़ी कमी लगती है। जो किताबें हैं भी, वो लगता है कि जैसे पाठ्य पुस्तक का, टेक्स्ट बुक का ही एक छोटा मिनी संस्करण है। हालांकि देश की कई अन्य भाषाएं ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे सूचना है कि वहाँ बड़े से बड़े साहित्यकार भी बच्चों के लिए लिखते हैं और उन्हें उसमें खुशी मिलती है। प्रिंट मीडिया में बच्चों के साहित्य के लिए, बच्चों के लिए साहित्य, कविता, कहानी का कोई स्थान अब बहुत सीमित हो गया है। और दृश्य माध्यम में जो थोड़ी बहुत जगह है वो सिर्फ कार्टून फिल्मों के लिए है, कार्टून धारावाहिकों के लिए है। और कार्टून धारावाहिकों की जो भाषा है, आप सभी उससे परिचित हैं। जो पठन की संस्कृति है, कहने सुनने की संस्कृति है, वो धीरे धीरे सीमित हो गई है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें प्रतिष्ठित लोगों के छोटे छोटे आलेख हैं, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आपको पढ़ना क्यों पसंद है। बच्चों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मैंने ये अनुभव किया है कि अगर शुरुआत में उन्हें पठन की आदत लग जाती है, जो अब वयस्कों में बहुत कम हो गई है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं कुछ खास लोगों की बात नहीं कहता, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ कि पठन की आदत धीरे धीरे हमारी बहुत कम हो गई है। तो पठन की संस्कृति अगर कम हो जाती है तो बच्चों में अगर इसकी बुनियाद शुरू से नहीं पड़ेगी तो आगे भी वे एक अच्छे पाठक नहीं बनेंगे, उनका भाषा विकास फिर सीमित ही होगा। तो मैं उस किताब की चर्चा से अपनी बात खत्म करूंगा कि उस किताब में जितने लोगों ने अपनी बातें कही हैं, उनके सभी के अनुभव में उनके जीवन में कोई एक वयस्क है, माँ, पिता, चाचा, ताई, दादा, दादी, नाना, नानी,
जो उनको किताबें लाकर देते थे, जो उन्हें कहानियां सुनाते थे, उन किताबों से पढ़ के सुनाते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि वो किताब पढ़ें। तो बचपन में जो एक बार आदत लगी थी वो जीवन भर उनके साथ रही और एक बहुत कुशल पाठक के रूप में विकसित हुए। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे भी बच्चे एक कुशल पाठक के रूप में, एक भाषा के संवेदनशील पाठक के रूप में विकसित होंगे। धन्यवाद। राजेश जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका भार्गव जी। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, आपका हार्दिक आभार। आपने बहुत सारी समस्याओं की ओर इंगित किया जिसकी वजह से विद्यार्थियों में भाषा के प्रति बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है। जैसे बोलियों की बाधा जो आती है, माने कि शिक्षण में सामग्री का अभाव, अध्यापक को पाठ्यक्रम को पूरा करने की समस्या वगैरह वगैरह। इससे पहले कि मैं हमारे अगले वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और भाषाविद राहुल देव जी को आमंत्रित करूं, मैं चाहूंगा कि अगर आपके मन में कुछ 2-3 प्रश्न हैं, 2-3 लोग प्रश्न देना चाहें, तो वो शायद राहुल देव जी उनका उत्तर दे सके या फिर हम बाद में उसका उत्तर दे सके। जैसे मेरे मन में अभी भी ये प्रश्न है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिंह, कि क्या कोई ठोस कदम इस परेशानी के बाद उठाया गया है कि ये जो परिघटना हुई है वो दोहराई न जाए? कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया जरूर पूछें। मेरा भी यही प्रश्न था राजेश जी, आपने पूछ ही लिया है जी। और मैं 1-2 चीजों की तरफ और चाहता हूं कि डॉक्टर सिंह अगर वो दोबारा राहुल देव जी की बात बोलना चाहे, कि आपने बहुत अच्छा कहा कि सुनने और पढ़ने की स्थितियां बहुत कमजोर हो गई हैं, लेकिन उस पर तो अंक नहीं मिलते, अंक तो उनको लिखने पर ही मिलते हैं। मतलब ये बाकी कौशल जो है लिखने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन सीधे सीधे उनका पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। दूसरा ये है कि सारी शिक्षा इस समय ऑब्जेक्टिव आधारित या उद्देश्य आधारित शिक्षा की तरफ मुड़ रही है। यानी कि विद्यार्थी को भी पता होता है कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है ये सीखने के बाद, और अध्यापक को भी पता होता है। इसीलिए ये संभव हो पाता है कि काफी विषयों में विद्यार्थी को 100/100 मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो और सीखना बाकी नहीं है। इसका मतलब है कि उस स्तर पर उसने पूरा सीख लिया है। दूसरे, हमें कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण को ऐसे बदलना चाहिए कि विद्यार्थी को हम सिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, विद्यार्थी सीखने के लिए आ रहे हैं। केंद्र में जब तक हम विद्यार्थी को नहीं रखेंगे तो ये समस्याएं फिर से दोहराई जाती रहेंगी। तो ये कुछ मेरी बातें थी। मैंने सोचा कि राहुल देव जी शायद कुछ अपनी बात प्रश्न मेरे भी हैं राजेश जी। राजेश जी, मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, राहुल देव जी आप रुक जाएं, अभी हम लोग भट्ट जी का सवाल ले लेते हैं। भट्ट जी बताएं, आपका स्वागत है, क्या हाल है आपका? बस कृपा है। एक जो ये समस्या है, ये मैं जर्मनी के संदर्भ में बता सकता हूँ कि यहाँ भी ये समस्या पैदा हो गई है, और ये मैं पिछले 18 वर्षों से जो यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि जो छात्र पहले आते थे उनका मातृभाषा का जो उनका ज्ञान था वो बहुत अच्छा हुआ करता था, और अब जो आ रहे हैं उनका बहुत अलग है। ये इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है या जो भी इतना जो मीडिया, सोशल मीडिया है, इसमें बहुत समय चला जाता है, और उसमें जो भाषा प्रयोग होती है वो भाषा नहीं है जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं या जो हमें वहाँ चाहिए। ये सिर्फ एक रिमार्क है, और मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये जो डेटा उपलब्ध करवा सकती है, आधिकारिक डेटा जो उपलब्ध हो, अगर उपलब्ध करवा सके तो शायद हमारे शोध के लिए काम आ सके। बहुत अच्छा। और कोई सवाल? मेरे पास एक प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं असल में। पहला प्रश्न मेरा ये है कि भारतवर्ष में ट्यूशन की परंपरा इतनी क्यों है? क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं
तो शिक्षा में क्या कमी रह जाती है कि सभी बच्चों को ट्यूशन लिए बिना परीक्षा में पास होने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हर बच्चा हर विषय की ट्यूशन लेता है। और हिंदी क्योंकि सबसे बिचारी है, तो माँ बाप के पास यदि सीमित साधन है तो वो मैथ्स और इंग्लिश की ट्यूशन तो करवा देते हैं, हिंदी की ट्यूशन रह जाती है और हिंदी में बच्चे पिछड़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा है, जो आपने कहा बहुत सही कहा, कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और जिनकी अपनी बोलियां होती हैं, उनकी भाषा का कोड सीमित होता है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? और ये बात मैं अपने लंदन के अनुभव से कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने 32 वर्ष तक शिक्षण किया है और अभी भी मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हिंदी की परीक्षा के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरा अनुभव ये है कि जो बच्चे सीमित भाषिक अनुभव लेके आते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है ताकि वो एक स्तर पे आ सके जहाँ की वो कक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण कर सके। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ क्यों नहीं है? ये व्यवस्था तो प्राथमिक विद्यालय में ही होनी चाहिए। ये दोनों ही मेरे प्रश्न हैं। कोई और प्रश्न है? हेलो सर, मैं जी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी, मैं तमिलनाडु दक्षिण से बोल रहा हूँ सर। सर हाँ हाँ मैं मंजुनाथ। डॉक्टर मंजुनाथ, डॉक्टर हाँ मंजुनाथ सवाल पूछिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं हिंदीतर प्रदेश के संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ जिसकी हिंदी पढ़ने वाले जो बच्चे जो होते हैं, चाहे 12वीं कक्षा हो या डिग्री में हो, तो अन्य विषय कोई भाषा के रूप में हिंदी के बदले कन्नड़ लेते हैं, संस्कृत लेते हैं या अन्य कोई भाषा लेते हैं, या जिसकी वे विज्ञान में पढ़े हुए हो। क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, मैं 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ध्यान आपका अध्ययन में अपनी मतलब इस विषय पर मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ। तो ये अन्य जो विषय में पढ़ने वाले बच्चों को 90-95 या वो जो मार्क मिलते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। संस्कृत के बच्चों को संस्कृत जो संस्थान है दिल्ली से, उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और कन्नड़ वालों को स्कॉलरशिप मिलता है, और साइंस पढ़ते उनको स्कॉलरशिप मिलता है। और पहले हिंदी बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलता था सर, 12वीं कक्षा में या डिग्री कक्षा में। अभी इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सोच, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो अधिकारी है, केंद्रीय हिंदी संस्थान के अधिकारी है और भी कुछ अधिकारी हैं, तो इनका ध्यान में इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ सर। धन्यवाद आपका। और डॉक्टर सिंह, आप बाद में आपको बुलाते हैं जवाब देने के लिए, अभी राहुल देव जी को बुला लेते हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता था राहुल देव जी आपको आमंत्रित करते समय, कि हिंदी का जो हिंदी मतलब भाषा से संपर्क, या अंग्रेजी में कहें तो हिंदी से जो एक्सपोजर है, उसमें कमी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर से वो हिंदी माध्यम में सारे विषय पढ़ रहा है, मतलब उसका सामना हर विषय। डॉक्टर सिंह, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ आपके जवाब के लिए। मैं पहले हम राहुल देव जी को बुला लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर दोनों लोगों को एक साथ जवाब देने के लिए बुलाएंगे। मेरा तो राहुल देव जी, आपका जी, स्वागत है, आप बोले। राजेश जी धन्यवाद। मेरा ख्याल है कि देखिए, हम सबके लिए सारे प्रश्नों को याद रखना फिर क्रम से उत्तर देना कठिन हो जाता है। अच्छा, तो मेरा सुझाव है कि सर्वेंद्र जी पहले उत्तर दे लें, क्योंकि मेरी अपनी शायद कुछ जिज्ञासाएं भी उनमें से शांत हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास इस समय प्रश्न ज्यादा हैं और कहने को कम है, क्योंकि वो दरअसल वहां बैठकर इनसे जूझ रहे हैं, तो मैं भी खुद उनको सुनना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर सिंह, आप जो प्रश्न मैंने सुने हैं और जिनके बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ अभी, एक तो ये कह सकता हूँ कि इस परिघटना के बाद, बच्चों के फेल होने की सूचना के बाद क्या किया गया है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो हमारी पूरी प्रणाली है वो प्रारंभिक स्तर की कक्षा 1 से 8 की, जिसका काम मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में और बेसिक शिक्षा में, और माध्यमिक स्तर की जो पूरी व्यवस्था है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद है हमारे। लेकिन जो मेरे पास सूचनाएं हैं वो ये है कि उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। पाठ्यक्रम और जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी की लागू हैं। तो एक जो उपाय अभी किया गया है वो ऑनलाइन प्रशिक्षण किया गया है, क्योंकि
जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वो बंद हैं कोविड की वजह से। जब स्कूल खुलेंगे तो फिर उस तरह से और भी उपाय किए जाएंगे। प्रारंभिक स्तर पे जो हमने कुछ प्रयास अभी पिछले कुछ वर्षों में किए हैं इस परिघटना से निरपेक्ष होकर के, इस समस्या को पहचान कर, क्योंकि बहुत सारे सर्वेक्षण हुए हैं जिसमें ये देखा गया कि बच्चों का भाषिक स्तर उतना अच्छा नहीं है और यही बच्चे आगे जाएंगे तो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में जाएंगे। तो उसको पहले ही पहचान कर जो उपाय किए गए उनमें कई उपायों की मैंने यहाँ चर्चा की थी। मैं दो चीजें वहाँ फिर से कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि स्कूल के वातावरण में जो पूरा वातावरण है वो प्रिंट हो जाए, प्रिंट रिच हो जाए, जहाँ मुद्रित सामग्री हो, पुस्तकालय हो। मौखिक गतिविधियों पे बल दिया गया है। जो हमारे प्रशिक्षण आयोजित हुए हैं पिछले समय में, उसमें शिक्षकों को प्रेरित किया गया है कि वो सुनाने पे जोर दें, बच्चों को सुनने पे जोर दें, फिर मुद्रित शब्दों पे आए, पढ़ने और लिखने पे आए। और हमने बोलियों में प्राइमर्स बनाई है। एक नया काम हुआ है जो प्रदेश में, कि हमारी जो 4 प्रमुख बोलियां हैं जिनकी मैंने चर्चा की है, उसमें हमने बच्चों के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए पहले बनाई है, ताकि जब शिक्षक जाएं तो बच्चों को, जैसे बुंदेली है तो बुंदेली में वो पूरी एक किताब है और उसमें परिचित शब्द हैं, बच्चे के परिवेश के शब्द हैं, वाक्य रचना उस तरह की है। इसी तरह से चारों बोलियों में है। तो कोशिश ये की गई है कि जब बच्चे आए तो उनका घर से स्कूल में जो ट्रांजिशन है वो आसानी से हो सके और उनको हम आसानी से एक मानक भाषा की ओर धीरे धीरे ले जा सके। तो प्रशिक्षण, सामग्री का विकास और स्कूल के वातावरण में परिवर्तन, ये 3 चीजें हमने शुरू की हैं। ये 4 कौन सी हैं? अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेलखंडी। यस सर जी। इसमें हमने प्राइमर्स बनाई हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होगी कि इसको शिक्षकों ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि जो शिक्षक हैं जरूरी नहीं कि वो उसी इलाके की हों। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करने वाले जो ब्रज क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अवधी क्षेत्र के शिक्षक हैं, उनकी तैनाती वहाँ पे है। तो उनको भी ये समस्या होती है कि जब बच्चे बोलते हैं शुरू में तो वो क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में वो खुद परेशानी में पड़ जाते थे। तो इस समस्या को पहचान के हमने किया। तो मैं समझता हूँ कि इससे भी थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए। इसके अलावा एक जो बहुत प्रमुख काम हुआ है कि शाला पूर्व अनुभव को समृद्ध करने के लिए, क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और परिवार ऐसे नहीं है जो ये समर्थन जुटा सके, तो हमने कक्षा 1 में आने से पहले जो तैयारी वाला फेज है उसके लिए सामग्री और पाठ्यक्रम का निर्माण कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि जब हमारे स्कूल फिर से खुलेंगे तो हम उनके शिक्षकों को, आंगनबाड़ी की जो हमारी जो कार्यकर्ता है, ज्यादातर महिलाएं हैं वहाँ पे, तो उनको हम प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे बच्चों को भाषा पूर्व अनुभव दिए जा सकते हैं। अभी एक अनुरोध किया गया था कि क्या ये आंकड़ा आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को मैं अलग से उसका लिंक और ईमेल शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे अनुरोध करेंगे तो आप उनसे वो डेटा ले सकते हैं और विगत वर्षों का भी डेटा ले सकते हैं। मुझे इतना ही कहना था। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। जब तक राहुल जी आए, मैं आपसे पूछना चाहता था, जो आपने प्राइमर बनाए हैं क्या वो क्रमिक हैं कि अधिक बोली से शुरू होते हुए उसको मानक भाषा तक ले जाएं? जैसे पहले पार्ट में बिल्कुल उनकी बोली, दूसरे पार्ट में 80% बोली, तीसरे पार्ट में 75% और आखिर में आते आते एक मानक भाषा का जिस तरह। इसको मैं इस तरह से समझा नहीं पाऊंगा, मतलब मेरी सीमा है। मैं ये अनुरोध करूंगा कि मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। जरूर भेजिएगा। अगर अभी हो तो थोड़ा दिखा दीजिए। सर दुर्भाग्य से अभी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल सकता हूँ उसका पूरा। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। राजेश जी, एक बात कहना चाहता था कि डॉक्टर सर्वेंद्र जी ने एक बात कही कि ये जो आंकड़े बताए गए थे वो एक्चुअल कुल फेल होने वालों पे थे 8 लाख के, जबकि इसमें हिंदी भाषा के जो हैं वो कुछ हजार में थे। तो ये बात कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई। थोड़ा सा डॉक्टर सर्वेंद्र जी स्पष्ट कर पाएंगे क्या? ठीक है, जरूर। ये है कि जो मैं फिर से कहता हूँ, जो जैसे अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी में फेल,
तो वो अन्य विषय में भी फेल हुए हैं और हिंदी में भी फेल हुए हैं, उनकी संख्या अधिक है। सिर्फ हिंदी में फेल होने वालों की संख्या मैं कह रहा था कि वो कम है। तो अगर हिंदी में फेल है और अन्य विषयों में भी फेल हैं, तो उनका जो पूरा उपलब्धि का स्तर है वो ऐसा नहीं कि भाषा में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अन्य विषयों में अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर भाषा अच्छी नहीं है तो अन्य विषय भी खराब होंगे, मैं ये कहना चाह रहा था। जी नहीं सर, पर हमें केवल हिंदी में फेल होने वालों का आंकड़ा मिल सकेगा बाद में, आप जैसा केवल हिंदी में फेल होने वालों का? केवल हिंदी में फेल होने वाले हाई स्कूल में लगभग 22,000 हैं, 22,119, और इंटरमीडिएट में 925। ये नहीं, ये जरा मुझे भी भ्रम हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आपके ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो नतीजे हैं उनकी वेबसाइट देख रहा हूं, तो उसमें हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत तो लगभग 20% आ रहा है दोनों मिलाकर, और कुल जो बच्चे बैठे हैं वो 50-56 लाख अगर बैठे थे तो उनका 20% तो बहुत हो जाएगा। जो हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हुए आप उनको भी हिंदी में फेल मान सकते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि थोड़ा फर्क है दोनों में। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ वो यहाँ अगर वो चार्ट आ सके, मुझे शेयरिंग का ज़्यादा अंदाज नहीं है। शेयर स्क्रीन जरा। वो आपकी बात को ठीक कह रहे हैं राहुल देव जी, वो ठीक कह रहे हैं कि आपकी बात सही है अगर दोनों को जोड़ लें, लेकिन मात्र केवल हिंदी में बाकी विषयों में पास हुए हैं लेकिन हिंदी में फेल हुए हैं, उनकी संख्या ही कम है, और जोड़ लेंगे तो आपकी बात सही साबित हो जाएगी। नहीं, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ जरा इसको क्योंकि जो जैसे वेबसाइट पर अगर 100 बच्चे फेल हुए, सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले जो सिर्फ हिंदी की वजह से फेल हुए वो 20 थे, लेकिन जो 100 है उसमें वो 100 हिंदी में भी फेल है, विज्ञान में भी फेल हो सकते हैं, वो गणित में भी फेल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यही शायद सर्वेंद्र जी कहना चाह रहे हैं। देखिए जो क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम है, इसीलिए वहाँ विज्ञान भी हिंदी माध्यम से है। हाँ, सभी चीजें हैं, तो वो मतलब और भी 3-4 में फेल हो गए और हिंदी में लगे हाथ उसमें भी फेल हो गए। जी वो लगे हाथ पास हो सकते तो फेल भी तो हो सकते हैं। तो ये तो बहती गंगा में हाथ धोने जैसा हो गया। हाथ धो लिया, इसको भी छोड़ दो। ये अच्छा है, हम इसको समाज जैसा भी स्वरूप रख सकते हैं। अगर डॉक्टर सिंह फिर से कुछ कहना चाहें तो कृपया, आपका स्वागत। ये शेयरिंग जरा इनेबल कर सकती है, एक एक करके करेंगे। पहले ये आंकड़ा सिंह जी ने सही बताया है। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि और विषयों में भी, तमाम विषयों में फेल विद्यार्थी हैं, उन्होंने हिंदी में भी साथ में फेल कर गए। ये एक अलग तरह का आंकड़ा है। केवल हिंदी में फेल किया, ये अलग तरह का आंकड़ा है। समस्या दोनों जगह है, लेकिन चिंता अलग अलग प्रकार की है दोनों में। ये उनका कहना था कि उसमें अलग था। हमें हिंदी को लेके ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहते हैं। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जरूरत है, लेकिन दोनों विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर में अंतर है और उनकी चिंता अलग। जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए वो ज्यादा चिंताजनक है कि बाकी सारे विषयों में पास करने वाले जिनका बौद्धिक स्तर ऊंचा था वह भी विद्यार्थी हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो ये ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन और सभी विषयों में फेल कर रहे हैं, साथ में हिंदी में कर रहे हैं, तो थोड़ा इसका भी आकलन होना चाहिए कि ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि तमाम विषयों में वो फेल हो रहे हैं। देखिए, बौद्धिक स्तर की बात अगर आप करेंगे तो कहीं और लेके जाएंगे आप इस चर्चा। राकेश पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? जी शायद स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ राकेश पांडे, थोड़ा सा मैं विलंब से क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ शायद मेरी बात को उत्तर पहले रहा हूँ। मैं एक जिज्ञासा है मेरी, जैसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी के माध्यम से स्कूल खोले जा रहे हैं, तो क्या ये जो लोक भाषाओं में शिक्षा की नीति है, क्या ये वहां पर भी लागू होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वहां पे विशेष रूप से अलग से स्कूल अंग्रेजी माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। एक तो प्रश्न मेरा ये है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि क्रमानुसार लोक भाषा से हम खड़ी बोली तरफ आएंगे, तो मतलब उसमें क्या धीरे धीरे वो बच्चे अपने जो जैसे जैसे उनकी अगली पीढ़ी आएगी, क्या वो लोक भाषा से कट नहीं जाएंगे अगर हम ये प्रयास करेंगे कि वो धीरे धीरे खड़ी बोली की तरफ आ जाएंगे? मेरे दो प्रश्न हैं। मैं बहुत संक्षिप्त होने की चेष्टा करूंगा। जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं वो अभिभावकों की डिमांड और जो प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ता हुआ रुझान है, सिर्फ इस नाम पे कि वो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हर ब्लॉक में 5 स्कूल खोले जाएंगे और अभी 15,000 स्कूल हैं। एक तो ये है, लेकिन वहाँ जो हिंदी है वो तो हिंदी में ही पढ़ाई जाएगी ना,
तो वहाँ जो हिंदी का शिक्षण है वो बोली से भाषा वाला कक्षा 1 में जो काम होता है वो करते हैं। एक दूसरा ये है कि कक्षा में जो ट्रांजिशन, एक शब्द में अंग्रेजी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल संक्रमण, हाँ संक्रमण, बोली से भाषा की ओर ले आने में जो एक दीवार है, पहली बार जब कक्षा 1 में बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ और आप अनुभव करेंगे कि उनकी जो पहली समस्या है वो ये है कि वो एक अलग शब्दकोश लेके आते हैं, एक अलग वाक्य संरचना लेके आते हैं, उसका जो उच्चारण है वो बिल्कुल अलग है, और कक्षा में जो शिक्षक बोल रहे हैं उनका उच्चारण, वाक्य विन्यास और शब्द है वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों में संवाद नहीं है, दिक्कत है। उसको कम करने के लिए इस तरह का एक उपाय किया गया कि हम अपने शिक्षक को हम ये प्रशिक्षण दें, इस बात के लिए तैयार करें कि वो कैसे बोली से भाषा की ओर बच्चे को ले आए। हम बोली को अपदस्थ नहीं कर रहे हैं जी, नहीं, लेकिन जो आपने पहले और ये काम सिर्फ कक्षा 1 में होता है। जी, मेरा ये जो पहला आपने कहा जो अंग्रेजी स्कूल है, आपके उत्तर से ये लग रहा है कि जो ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोले गए विशेष रूप से, मतलब वो जैसे वहां पर ये बोलियां प्रारंभिक स्थान की बजाय प्रथम क्लास की बजाय वहां पर अंग्रेजी का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा तो शिक्षा का माध्यम वहां पर। इसका मतलब उन ब्लॉक के जो स्कूल है, स्कूल में जो विषय पढ़ाए जाते हैं भाषा के अलावा, विषय नहीं, शिक्षा का माध्यम, क्योंकि जो ब्लॉक स्तर पर स्कूल खोले गए हैं अलग से, जहाँ पर तमाम अलग से अध्यापकों को अलग प्रशिक्षण दिया गया है अंग्रेजी का, मैं उन स्कूलों का जो शिक्षा का माध्यम होगा सर वो क्या होगा? अंग्रेजी होगा। और मैंने तो कुछ पब्लिक स्कूल में हिंदी को भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हुए देखा है। हाँ, तो मतलब नहीं सर, राजेश जी, वो अंग्रेजी वो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अलग से एक बंटवारा कर दिया, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे ब्लॉक में 5 स्कूल तो अंग्रेजी हो गए, तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जिसपे अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, वहां भी जाकर विभाजन हो जाएगा। वहां पर समस्या ये आएगी कि जो बाकी स्कूल हैं जहाँ पर लोग भाषा में पढ़ाई होगी, जहाँ हिंदी विषय पढ़ाई, उसकी बजाय उसके समकक्ष अभिभावक जो हैं ब्लॉक के 5 स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करेंगे। तो जो मूल उद्देश्य शिक्षा नीति का है वो कहीं ना कहीं उनका उत्तर सुन लिया जाए, हम लोग पहले सुन ले उनको, वो समझ गए हैं। सिंह, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। तो राहुल जी, अब मंच आपके हवाले है, और हमारे जो सब प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं, आप उनका उत्तर देने की चेष्टा करें कृपया। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। पहले आप ये प्रश्न अनुत्तरित बता दीजिए, मैं फिर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी खुद ही प्रश्नों से घिरा हुआ हूँ, भरा हुआ हूँ। आप अपने प्रश्न ही रखिए, वही अपने आप में संवाद। और जरा राहुल जी, आप इसी विषय प्रकाश डालें ना, आप इसी विषय पे, चूंकि जो 5 ब्लॉक के स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम से चलेंगे शुरू से ही प्राथमिक शिक्षा से, राकेश, मित्रों, मेरी समस्या ये है कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी गांव में गए हुए मुझे दशकों हो गए हैं, और वहां पर गांवों और सरकारी विद्यालयों में किसी भी स्तर पर किस तरह की पढ़ाई हो रही, किसी विद्यालय को देखे भी मुझे दशकों हो गए हैं। तो इसीलिए मैं और ज्यादा सुनना चाहता हूं सर्वेंद्र जी को, और उनसे सुनकर समझना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। मेरी चिंताएं आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, वो कोई अब आपके लिए कुछ भी अपरिचित नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न है, यानी जिस चौंकाने वाली खबरों से और सुर्खियों से हम सब और पूरा हिंदी जगत परेशान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और हम सब लोग हुए, वो 8 लाख बच्चों के हिंदी में नाकाम होने का, उसके पीछे का बहुत वो जो समस्या जहां से शुरू होकर, जहां से बनकर आ रही है 10वीं और 12वीं तक, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक आ रही है, 10वीं तक आ रही है, उसका एक बहुत अच्छा वास्तविक आकलन हमें आज सर्वेंद्र जी से मिला, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत आभारी हूं उनका कि उन्होंने जिस बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिया। अब मैं अगर देखता हूं, अगर स्क्रीन यहाँ शेयर कर सकता हूं तो कोशिश करता हूं, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं मैं वो दिखाना चाहता हूं आपको। जरा इसको इनेबल कर दिया जाएगा क्या? आपको होस्ट को होस्ट बना देते हैं, रुक जाइए।
माननीय मेजबान महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया मुझे सक्षम करें। आपने जो कुछ भी बोला मैं उसका एक मिनट राहुल जी। नहीं, हाँ, राहुल जी को को होस्ट बना देते हैं तो मैं 1 मिनट आपको। आई थिंक आप ही बना पाएंगे। अनूप जी आप देखिए। जी 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 राहुल जी आप ऑल सेट। हाँ, को होस्ट हो गए। अच्छा जी, कोशिश करता हूँ, मुझे अनुभव नहीं है इसका, तो सफारी शेयर पे क्लिक करिए आप। हाँ नहीं, वो किया मैंने, सफारी में आया हूँ, यहाँ पे सफारी में अननोन दिखा रहा है ये। जो स्क्रीन आपको शेयर करना है उस पे जाने के बाद फिर एक बार फिर आपको शेयर प्रेस बटन दबाना होगा। अच्छा, तो आपने वो विंडो खोल ली है जो आपको शेयर करना है? वो तो खुली हुई है पीछे मेरी। हाँ, फिर आप शेयर स्क्रीन कीजिए, आपको दिखेगी। वेबसाइट है। तो आप मुझे उस पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मुझे मैं उसको कर दूंगा शेयर, अगर वो सरल हो तो। व्हाट्सएप पर भेजूं और या आप खुद ही ट्राई कीजिए। अच्छा छोड़िए, मैंने जो कुछ उसी से देखकर जो चीजें लिखी हैं, मैं वो है मेरे सामने। मुझे लगा कि आपके सामने पूरी वेबसाइट आ जाएगी और वो आंकड़े आ जाएंगे तो एक और अच्छा हो जाएगा। ये सारे आंकड़े जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 2020 के 10वीं और 12वीं के नतीजों के आंकड़े, वो राम भट्ट जी के लिए भी है, वो सब मौजूद हैं, नेट पर हैं। और मेरी जो समझ बनी है उन्हीं को देखकर ही मैं बात करने जा रहा हूं। तो वो आंकड़े जो हैं वो सर, ये आप हैं। वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं चैट में। वेबसाइट का लिंक चैट में शेयर कर दीजिए तो कोई भी प्रेस करके खोल लेगा शायद। जी, एक मिनट, सिर्फ वहां से जो ऊपर बार आ रही है उसमें से कॉपी करके और चैट में आप पेस्ट कर दीजिए। तो मैं इसको जरा मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखिए कि मैंने भेजा है, ये स्कूल वेबसाइट का लिंक है, खुलता है क्या? नहीं, कहाँ भेजा है आपने राहुल जी? मैंने यही अपनी वैश्विक हिंदी परिवार की उस पर। ओ अच्छा, वहां भेजा है आपने। ओके जी, आपको भेजूं अलग से? नहीं, वो वहां मिल जाएगा मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है शायद। हाँ नहीं, वो मुझे मिल गया है। जी मैंने चैट पे भी शेयर कर दिया है, लोग वहां से भी सीधे देख सकते हैं। हाँ, चैट पे भी हो गया। ये हाई स्कूल के नतीजे जिनका लिंक है, और ये इंटरनेट के नतीजों का। जी, आ गए हैं आपके। आ गए? हाँ, ये स्क्रीन पे आ गए हैं ना आपके। तो ये है ना, ये शेयर किया मैंने, यही आप कह रहे हैं ना? जी मैं अब देख रहा हूँ, अब इस पे आता हूँ। जी, तो इसके बाद जो दो मैंने भेजे हैं ना, उनको आप यहाँ डाल दीजिए। पहले इंटर डाल दीजिए, पहले हाई स्कूल डाल दीजिए। जी, ये है ना, ये नहीं। मैंने जो बाद वाले लिंक दो भेजे हैं उनको देख लीजिए। या जो पूरी बोर्ड के नतीजों वाली है पहली, उसमें आप जाएंगे तो उसमें एक आपने हाई स्कूल का भेजा है, एक इंटरमीडिएट का भेजा है। जी, वो दोनों आप क्रम से खोल लीजिए। वो मैं खोलता हूँ। हाँ,
ये नहीं। सब्जेक्ट वाइज राजेश जी की स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा ठीक है। आप लोगों को दिख रहे हैं क्या? हाँ जी जी हाँ, धन्यवाद। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे तो इसमें एक थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना, नहीं और इतना नहीं, इतना नहीं, ऊपर हिंदी के हैं इसलिए सबसे पहले वो दिख जाए। थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा और अनूप जी। अनूप जी, अनूप जी हिंदी दिखनी चाहिए। अच्छा एक हिंदी भाषा। हाँ अब हाँ हाँ जी। तो इसमें देखिए दो अलग अलग पर्चे हैं, आपको दिख रही है, हाई स्कूल के हैं, और हम सिर्फ अपीयर्ड पास और पास प्रतिशत इनको ध्यान दें कि 28 लाख बच्चे हिंदी में बैठे, जिनमें 23 लाख पास हुए, और ये उनका प्रतिशत रहा उत्तीर्ण होने का 81.64। प्रारंभिक हिंदी में बहुत ही कम, आप देख सकते हैं, केवल 1600 बच्चे बैठे, 1400 यानी लगभग 1500 उसमें उत्तीर्ण हुए, 88%। अब आप आइए नीचे अंग्रेजी पर। अंग्रेजी है 17 उस पर। इसमें आप देखेंगे कि 26 लाख बच्चे बैठे हैं, और इसमें जो प्रतिशत है वो लगभग बराबर ही है, 5 है। अब बाकी विषयों को देखिए, गणित में केवल 19 लाख, विज्ञान में 28 लाख, जो शायद सबसे बड़ी संख्या है विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में 28 लाख, चित्रकला में 24 लाख। ये आंकड़े कुछ बता रहे हैं, और मैं अब चाहूंगा कि जरा इंटर में आए हम लोग। इसमें यहाँ पर ये ध्यान हमको देना चाहिए कि हाई स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी में संख्या में केवल 2 लाख का अंतर है, और पास प्रतिशत में बहुत कम अंतर है, यानी 80-80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 81-81.5%, यानी कुल 1% का अंतर है। हिंदी में 1% बच्चे अधिक उत्तीर्ण हुए। तो अगर हम इसका मतलब है कि हिंदी या कम भाषा ज्ञान, कम भाषा, हिंदी के कम भाषा शब्द भंडार के साथ आने वाली बात जो उनकी थी, हमारे मित्र की, वो इन आंकड़ों को हम कैसे समझे? सर्वेंद्र जी जो कह रहे थे कि अंग्रेजी में सिर्फ 1% बच्चे कम पास हुए हैं, तो अंग्रेजी में तो ये समस्या भाषा शब्द भंडार कम होने की, अभिव्यक्ति की समस्या लिखित और मौखिक की तो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी हिंदी की तुलना में, लेकिन हम ऐसा नहीं पा रहे हैं। तो इसको कैसे समझा जाए? और सर्वेंद्र जी शायद होंगे, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो थोड़ा इसमें समझने में हमारी मदद करेंगे। अब जरा इंटर में आए, अगर इंटरमीडिएट जी, अब देखिए इसमें लगभग 8 लाख बैठे, जिसमें प्रतिशत उनका रहा 86.3%। सामान्य हिंदी में 14 लाख बैठे और 89.7% रहा, यानी उसमें ज्यादा प्रतिशत रहा, ज्यादा मात्रा में बच्चे पास हुए। और इसके बाद जो नीचे थोड़ा और आएंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी होती है लगभग 23 लाख की, और अंग्रेजी में 21 लाख बच्चे बैठे।
और वहां पर भी प्रतिशत 81.55 यानी 81.5%। यहाँ पर हम पाते हैं कि जो उत्तीर्ण प्रतिशत है उसमें एक बड़ा अंतर है हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों सामान्य और हिंदी दोनों को मान लें हम अलग अलग, तो भी एक बड़ा अंतर है। लेकिन अब देखिए कि बाकी सारे विषय इसमें कम हैं, और अगर एक विषय के रूप में हम देखें तो सबसे ज्यादा छात्र अंग्रेजी में बैठ रहे हैं। अगर हम हिंदी और सामान्य हिंदी को अलग रखें, और मैंने एक शिक्षक से बात की उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि कोई विशेष अंतर नहीं है, वही समझिए कि वो हिंदी साहित्य है, शहरों में बच्चे उसको ज्यादा ले लेते हैं, सामान्य हिंदी को लोग बच्चे लेते हैं, लेकिन कोई पाठ्यक्रम में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। सर्वेंद्र जी इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमें रुझान बता रहा है, यानी सबसे बड़ी पसंद इस समय इंटर में बच्चों की है अंग्रेजी, और उसके बाद दूसरे विषय जो बहुत जरूरी हैं जैसे गणित सर्वाधिक महत्व का विषय अगर हम माने भाषा के साथ साथ, तो उसमें केवल 5 लाख बच्चे बैठे हैं, 5.25 लाख, और 4 लाख ही उसमें हुए, उसमें केवल 70% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं गणित में। आजकल जो बेहद महत्वपूर्ण है भविष्य बनाने के लिहाज से जो विषय है वो है कंप्यूटर का, जिसमें केवल 17,000 बच्चे बैठे हैं और 15,000 उसमें पास हो रहे हैं। विज्ञान के विषय वो दूसरे बड़ा आकर्षण है, दूसरा है मानना चाहिए उनको, 14 लाख, भौतिकी और रसायन में 14 लाख, 14.43, 14.43, और उनमें पास प्रतिशत भी आसपास से बहुत करीब है, 76 और 77। जीव विज्ञान में एकदम घट के वो 8 लाख हो जाता है, समाज शास्त्र में 5 लाख हो जाता है, अर्थशास्त्र सिर्फ 2 लाख, और चित्रकला आलेखन 4 लाख। मैं नहीं जानता कि चित्रकला आलेखन क्या है और चित्रकला प्रावैधिक क्या है, जिसमें केवल 9,000 बच्चे बैठ रहे हैं। 4 लाख और 9,000। तो एक तो हमें कुछ छात्रों के और अभिभावकों के और शिक्षकों का भी मानना पड़ेगा, उनका प्रभाव भी होता है, उसका हमें रुझान पता चल रहा है उत्तर प्रदेश का। सर्वेंद्र जी से मैं जब जानना चाहता था वो ये था कि क्या उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा में या प्रमुखतः प्राथमिक शिक्षा में और संभव हो तो माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश के इन रुझानों की तुलना बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, झारखंड या छत्तीसगढ़ आदि दूसरे हिंदी भाषी प्रदेशों से की है, और उनकी तुलना में हिंदी उत्तर प्रदेश अपना कहाँ आता है? एक आंकड़ा आपके सामने बस रखूंगा। 2016-17 में एक सर्वेक्षण हुआ, नीति आयोग ने उसको कराया था। उसका सर्वेक्षण था, उसका नाम है द सक्सेस ऑफ आवर स्कूल्स। ये एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और उसमें सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, इसमें देश के सारे प्रदेशों की एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स वो यानी तुलना की गई और उसकी गणना की गई बड़े राज्यों में। इसमें सबसे ऊपर जो सबसे अच्छी क्वालिटी जिसकी पाई गई वो केरल था, कोई आश्चर्य नहीं है, और सबसे नीचे था हमारा उत्तर प्रदेश। और ये भी महत्वपूर्ण है कि केरल के बाद दूसरा स्थान एक हिंदी प्रदेश का ही था, वो है राजस्थान। राजस्थान में भी बोलियों की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा ही हैं। अगर हम जनगणना के आंकड़े माने तो राजस्थान की में बोलियों की संख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, कम तो नहीं ही है। फिर कर्नाटक आता है, बाकी हम छोड़ दें तो हिंदी प्रदेशों में ही एक तरफ हम राजस्थान को ये देख रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सारे प्रदेशों में मिले। आज मैंने बिहार के आंकड़े देखने की कोशिश की, तो बिहार की जो वेबसाइट है वो नतीजों में वहां उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें केवल वो ऑनलाइन के बड़े दावे हैं, अंग्रेजी में है, सब कुछ है, लेकिन ये जो इस तरह के आंकड़े कम से कम उत्तर प्रदेश में ये उपलब्ध हैं,
बिहार में ऐसे कोई उपलब्ध नहीं है। वहां पर केवल आप अपना रोल नंबर डालिए तो आपको अपना नतीजा मिल जाएगा, केवल ये सुविधा वहां पे मौजूद है। पूरे प्रदेश के समेकित आंकड़े नहीं है। मुझे मालूम नहीं मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में भी कोशिश की, लेकिन जो केरल का परफॉर्मेंस स्कोर था इस सर्वेक्षण में वो था 76.6%, और जो न्यूनतम सबसे कम यानी उत्तर प्रदेश का था 36.4%। 2 गुने से भी ज्यादा का अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि गरीबी, पिछड़ापन, मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विद्यालयों की स्थिति केवल ये उत्तर प्रदेश में ही हो, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में अधिकांश गांव ही ज्यादा हैं, शहर थोड़ा कम है, लेकिन एक ये बड़ा अंतर हम पाते हैं। और इसमें 30 अलग अलग आकलन के तरीके थे इस सर्वेक्षण में। 3 कसौटियों पर सारे प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था की तुलना की गई थी। 30 मानक थे। कुछ बहुत और रोचक आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। जैसे 87 हाई स्कूल और 47 इंटरमीडिएट कॉलेज ऐसे थे जहां पर 0% नतीजे थे, लेकिन ये अधिकतर ऐसे विद्यालय थे जिनमें छात्रों की संख्या या परीक्षार्थियों की संख्या 1 या 2 या 3 या 5 ऐसी थी। कन्नौज के एक हाई स्कूल में 32 छात्रों ने पंजीकरण कराया, 2 ही बैठे और दोनों फेल हुए। आजमगढ़ के एक इंटर कॉलेज में 31 ने पंजीकरण कराया, 30 बैठे और सब के सब फेल हो गए। ये क्या अब इन पर टिप्पणी की जाए? तो बहुत सामान्य जो मेरी समझ में आया है, कुछ मैंने जो शिक्षकों से बात की है, कुछ और लोगों से बात की है, आज एक शिक्षक से बात हुई विस्तार से, और वो सौभाग्य से ऐसी शिक्षक थी जिन्होंने तीनों बोर्ड में पढ़ाया है, सीबीएसई में, आईसीएसई में और सरकार के इस बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। तो तीनों पाठ्यक्रमों से वो परिचित हैं, पद्धतियों से परिचित हैं, और तो उन्होंने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। उनसे अब वहां पर ऐसे विद्यालय भी हैं जैसे लखनऊ, या जो उत्तर प्रदेश से लोग परिचित हैं या लखनऊ से परिचित हैं, वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में जानते होंगे, जिसका दावा है कि वो संसार का सबसे बड़ी विद्यालय श्रृंखला है एक ही शहर में। वो हर साल मुझे 5 साल से बुलाते हैं, और वो लगभग 50 से 60 हजार बच्चे एक विद्यालय में एक शहर में पढ़ते। वो पूरा अंग्रेजी माध्यम है, और वहां पर उन्होंने कहा कि वो वहां पढ़ा चुकी थी कि बच्चे, शिक्षक और प्रबंधन वो हिंदी को किसी लायक मानते नहीं, किसी काम का मानते नहीं, इसलिए कोई ध्यान और जोर उस पर और गंभीरता दिया नहीं जाता। वो बच्चे हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते, ये उनका शब्द थे। वो हिंदी को एक विषय के रूप में लेते ही नहीं। ये एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की बात हो गई, और यह मान सकते हैं हम, राकेश पांडे जो सवाल पूछ रहे थे कि ये जो 15,000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उत्तर प्रदेश में खुल गए हैं, मैं तो ये कल्पना करना कठिन हो रहा है कि वो शिक्षक कहाँ होंगे जो अंग्रेजी, और वो कैसे शिक्षक होंगे जो अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, उनकी अपनी अंग्रेजी कैसी होगी। और जब हिंदी माध्यम में ये स्थिति है जो हमें सर्वेंद्र जी ने बताई, जो बुनियाद की, नींव की, तो फिर अंग्रेजी माध्यम से ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो भी तो सीधे बोलियों से आने वाले बच्चे होंगे। ये जो बोलियों से आने वाले बच्चे हैं वो कम से कम अब तो चूंकि मोबाइल की, टीवी की, इसकी पहुंच और अखबारों की भी सब जगह हो गई है, और पूरे माहौल में हो गई है, टीवी भी बच्चे सब देखते ही हैं, तो अब ऐसा कोई बच्चा शायद नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में या ऐसे बड़े प्रदेशों में जिसने मानक हिंदी को घंटों सुना ना हो, जिसके कान में रोज मानक हिंदी न पड़ रही हो, जो फिल्में देख रहा है, जो सीरियल देख रहा है। खबरों को हम छोड़ दें, बच्चों की खबरों में रुचि नहीं हो सकती।
तो उसके कान में मानक हिंदी ना पड़ रही हो, विज्ञापनों की हिंदी ना पड़ रही, ये असंभव है। तो ये एक प्रश्न है। लेकिन अंग्रेजी उतनी नहीं पड़ती होगी क्योंकि ये बच्चे अंग्रेजी की फिल्में, अंग्रेजी के सीरियल तो नहीं देख रहे होंगे, तो हम मान सकते हैं कि अंग्रेजी सुनने का उनका अभ्यास बेहद कम होगा। तो जब ये बच्चे बोलियों से सीधे, बीच में हिंदी का पुल नहीं है, हिंदी की मध्यस्थता नहीं है, मानक हिंदी की भी, वो सीधे अंग्रेजी से में पहुंचेंगे तो उनकी क्या गति होगी, और उनके लिए जो क्या शिक्षण विधियां हैं। सरविंद्र जी अगर ये भी कुछ जानते कि अंग्रेजी पढ़ाने की कुछ जो शिक्षण विधियां, शिक्षण तकनीक, जो किताबें विकसित की गई हैं, अगर विशेष रूप से की गई हैं तो वो किस तरह की हैं, वो हिंदी वाली पुस्तकों से किस तरह अलग है। क्योंकि हिंदी के तरीके से अंग्रेजी इन बच्चों को कैसे पढ़ाई जा सकती है, वो नहीं पढ़ाई जा सकती। ये बड़े सवाल हैं और इसके पीछे मैं कहूंगा कि जो पूरे देश में एक व्यापक, हम लोग एक बार पूरे हिंदी और देश के भाषा भ्रमों पर, भाषा भ्रांतियों पर लंबी चर्चा कर चुके हैं। एक विराट भाषा भ्रांति जो भयानक है वो ये है कि जो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज की जो एक रिसीव्ड ग्लोबल परसीव्ड एक वो समझ बन गई है, परसीव्ड विजडम, वो ये है कि इमर्शन मेथड, कि बच्चे को तुरंत उसको अंग्रेजी के उस अंग्रेजी के माहौल में डाल दो, एक ये है। दूसरा है एक भाषिकता का 4-5 उसके सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ESL, ये पूरी दुनिया में औपनिवेशिक देशों में, पूर्व औपनिवेशिक देशों में पढ़ाई जाती है दूसरी भाषा के रूप में। उसकी 4-5 भ्रांतियां हैं, वो मतलब मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी दिख रहा है कि वो काम यही समझ में आ रहा है। और जो इससे ज्यादा बड़ी सर्वानुमति है, सारे भाषा वैज्ञानिक और सारे शिक्षाविद जानते हैं, बार बार कहा जाता है कि अंग्रेजी सिखाने का भी बेहतर माध्यम यह है कि आप 5वीं 8वीं तक उसको उसका संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, शब्द भंडार और समझ अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में बनने दें। उसके बाद वो अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा ज्यादा आसानी से सीख सकता है। लेकिन आप एक भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रिज के परिवेश से आए हुए बच्चे को सीधे अंग्रेजी में डाल देंगे, जो उसने क्या, उसके माँ बाप ने भी कभी नहीं सुनी, जो इन माध्यमों से भी उसको नहीं मिल रही है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो इन 15,000 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के संवेगात्मक, बौद्धिक, ज्ञानात्मक विकास के साथ जो भयानक हिंसा और खिलवाड़ होगी, उसकी कल्पना भी कपाती है। धर्मेंद्र जी अगर हों तो वो चाहें तो इस पर प्रकाश डाल सकते कि क्या इन प्रश्नों पर विचार किया गया है। यानी भाषा अधिगम, भाषा सीखने के ऊपर जो अभी वैश्विक विमर्श है और जो सर्वानुमति है, यूनेस्को जिसको बार बार कह रहा है वर्षों से, क्या उनको देखा गया है? ये अद्भुत स्थिति है। दूसरी जो एक ग्रामीण बच्चों की एक और समस्या बताई जो उन्होंने, वो एक वर्गीय समस्या भी है मित्रों। ये यानी लखनऊ में भी ऐसे वर्ग हैं और ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकारी स्कूलों में केवल गरीब बच्चे आते हैं और एक वर्ग विशेष के बच्चे आते हैं। वर्ग से यहाँ मेरा मतलब शैक्षिक आर्थिक वर्ग से है, शैक्षिक आर्थिक सांस्कृतिक वर्ग से है। उसमें आप इसको जातीय दृष्टि से भी, जातियों की दृष्टि से भी देख सकते हैं, लेकिन अभी उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। मोटी बात यह है कि एक वर्ग के, यानी जो सबसे पिछड़े और जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं, या जो इतने गरीब हैं कि उनको मुफ्त शिक्षा ही चाहिए, और हिंदी माध्यम में और सरकारी माध्यमों में तो सब कुछ मुफ्त है, किताबें भी मुफ्त हैं, गणवेश मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त होता है। लेकिन अब ज्यादातर जो रुझान है कि अगर निजी स्कूल में नहीं तो CBSE बोर्ड में सब जाना चाहते हैं, जिनको थोड़ी सी भी हवा लग गई है, जिनको थोड़ा समझ में आ गया है। ICSE अब भी एक अभिजनों का यानी एलीट माध्यम बना हुआ है और वो उसके उतने विद्यालय भी नहीं। तो
एक ये वर्गीय समस्या है, और इस वर्ग की यानी सरकारी माध्यमों में, सरकारी विद्यालयों में आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी एक विशिष्ट समस्या है जो हमारे अध्यापकों ने मुझे बताई, कि वो चूंकि उनके पूरे परिवेश में, उनके परिवार में शिक्षा के महत्व का कोई स्थान नहीं है, उन्होंने शिक्षा को महत्व पाते हुए देखा नहीं है, उनका जो संस्कारीकरण हुआ है या उनका जो समाजीकरण हुआ है उसमें भी शिष्टता, सभ्यता, अनुशासन, शिक्षकों के प्रति आदर, शिक्षा के प्रति आदर, ये चीजें दूसरे वर्गों की तुलना में कम हैं। तो ये बच्चे इनको पढ़ाना शिक्षकों के लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे शिक्षक हैं जो इनके घर जाते हैं उनको विद्यालय में लाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, खासतौर पे लड़कियों को। शिक्षक अभी भी अच्छे शिक्षक हैं हमारे पास, लेकिन वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। माँ बाप को चिंता नहीं है, आमतौर पे दोनों माँ बाप काम करते हैं कहीं ना कहीं और छोटे तरह के काम करते हैं, और बच्चे विद्यालय, घर का कोई दबाव नहीं है। माँ बाप ऐसे हैं जो अक्सर अगर डांट दिया जाए, उन्होंने घटना बताई कि एक बच्चे को डांट दिया था एक शिक्षक ने, बहुत कस के डांटा था, उसके पिता और बाकी लोग आ गए झगड़ने के लिए, और वो इतने मारपीट पर, उसको पीटने पर उतारू थे कि उस शिक्षक को कई घंटों के लिए स्कूल के अंदर एक कमरे में बंद करके रखना पड़ा उसकी सुरक्षा के लिए। पूरा मोहल्ला आके वहां खड़ा हो गया। ये बच्चे शिक्षकों का अपमान करते हैं, उद्दंडता करते हैं, सुनते नहीं हैं। ये एक अलग तरह की समस्या है। लेकिन मैं फिर उस बात पे आता हूं कि ये जो वर्गीय समस्या है, अशिक्षित या अर्धशिक्षित माता पिता की समस्या है, ग्रामीण पृष्ठभूमि की, बोलियों के परिवेश से आने वाले बच्चों की समस्या है, वो तो सभी हिंदी प्रदेशों में होगी। और बोलियां तो केवल हिंदी में ही नहीं है, कोई भी बड़ी भाषा हमारी ऐसी नहीं है जिसकी अपनी कई बोलियां ना हो। मराठी में भी है, बांग्ला में भी है। तो यानी इसके कुछ और कोण और आयाम हैं इस शैक्षिक पिछड़ेपन के उत्तर प्रदेश के, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो यहाँ नेतृत्व का उच्चतम स्तर है, और इसमें मैं उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को शामिल करना चाहता हूं। यानी चुने हुए प्रतिनिधि और चुनी हुई सरकारें, उनका अपना वर्गीय और शैक्षिक चरित्र, रुचियां और समझ दूसरे बहुत से प्रदेशों की तुलना में बहुत घटिया है। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं। आप कल्पना करिए, अभी एक खबर कुछ शायद एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले की खबर थी कि झारखंडी था वो, झारखंड के शिक्षा मंत्री ने 10वीं में अपने को एक बार फिर से नामांकन लिया, क्योंकि वो 10वीं पूरी नहीं कर पाए थे। उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, अभिनंदन की जानी चाहिए कि उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी महसूस की। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं खुद 10वीं पास नहीं हूं, तो मैं इसलिए अब उसको पूरा करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां पर राजनीतिक नेतृत्व में प्रतिभा का ऐसा अकाल हो कि शिक्षा मंत्री के लिए एक ऐसा व्यक्ति मिले और उसको बनाया जाए, तो यह समूचे इस हिंदी मानस में, या कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड भी उसको हम मान ही लें, शिक्षा मात्र के प्रति जो उच्चतम स्तर पर भाव है, महत्वहीनता है, और स्वयं मंत्रियों सहित, अब मैं और ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन चले भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, विधायकों के स्तर पर उनके अपनी जो समझ और शिक्षा के महत्व का जो बोध है, वो भयानक रूप से बिगड़ा हुआ है, विकृत है, और उनकी वरीयताओं में शिक्षा शामिल नहीं। आंकड़े जो हैं शिक्षकों की कमी के उत्तर प्रदेश की, वो भयानक हैं। सर्वेंद्र जी ने कुछ दिए हैं। 1,80,000 बच्चे हैं। शिक्षकों की कुल कमी
प्राथमिक शिक्षा में लगभग 1.5 लाख की है। कुल लगभग 4,17,000 के पद हैं, जिसमें से खाली हैं लगभग 1.5 लाख, 1,43,000। और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के अनुपात और उनकी उपस्थिति में भयानक अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है 1,43,000 में 1,31,000 शिक्षकों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ये कमी शहरी क्षेत्रों में केवल 12,000 है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक साथ एक ही कक्षा में, एक ही कमरे में 2-2, 3-3 कक्षाएं चलती हैं, यानी पहली और दूसरी और तीसरी के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले गुरुजी एक ही हैं, और ब्लैक बोर्ड को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, 2 या 3 में। और एक कोई शिक्षा मित्र होंगे या एक बच्चे को कह दिया जाता है कि तुम कक्षा 1 के चीजें पाठ यहाँ लिख दो, कक्षा 2 के इधर लिख दो। हम कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे क्या सीखते होंगे, क्या अधिगम होगा। असर की जो रिपोर्ट, हम जब जानते हैं कि असर हर साल जो रिपोर्ट आती है, उत्तर प्रदेश के 63% विद्यालयों में एक कक्षा के छात्रों को किसी दूसरी कक्षा के छात्रों के साथ पढ़ाया जाता है। 63%। शिक्षकों की कमी, कमरों की कमी। 18,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक ही कमरा है, बाकी सुविधाओं की तो मैं अभी जाने की ही जरूरत नहीं। और स्थिति क्या है, जो इसका जो नतीजा हो रहा है कि कक्षा 5 के, ये भी असर की रिपोर्ट है, 50% बच्चे कक्षा 5 में पढ़ने वाले वो कक्षा 2 के पाठ नहीं पढ़ पाते, और यही गणित में स्थिति है। तो मित्रों, ये अब इस पर क्या कहा जाए, तो ये केवल हिंदी का मामला नहीं है। सर्वेंद्र जी ने ठीक कहा, ये आंकड़े भी ये बता रहे हैं। लेकिन मेरे सामने फिर एक प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश में कि हिंदी और अंग्रेजी में इतना कम अंतर क्यों है, जो लोग बैठते हैं उनमें और जो पास हो रहे हैं उनमें। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि अंग्रेजी की पढ़ाई कुछ बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, या तो ये मतलब है, या हिंदी की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब हो रही है अंग्रेजी की तुलना में, या अंग्रेजी में ज्यादा उदार होकर अंक दिए जा रहे हैं, हिंदी में ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि जहां पर जो मुख्यतः एक ग्रामीण शहर है, वहां पर अंग्रेजी में इतना अच्छा, यानी केवल 1% कम हो अंग्रेजी में पास होने वाले बच्चों की संख्या, इट डजंट मेक सेंस। राहुल जी, आपकी चिंताएं वाजिब हैं। हाँ, मैं रोकता हूँ, बस हो गई बात। मैं आपको ये बात बताना चाहता था कि क्योंकि मैं इस पद्धति को जानता हूँ, परीक्षा में एक चरण होता है मॉडरेशन जी, जिसका ये अर्थ है कि जो आपको परिणाम मिला है वो बढ़ाकर दिया गया है। हाँ, कुछ ग्रेस मार्क्स हर विद्यार्थी को दे दिए जाते हैं जिससे कि रिजल्ट अच्छा हो सके। और इसके बावजूद, मतलब तब तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या होगी। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन समय हमें कहता है कि इसको समापन की ओर ले जाएं। दरअसल आप राहुल देव जी ने बहुत अच्छे परिदृश्य को पेश किया है। कहीं कोई चीज अगर सफल हो रही है, राजस्थान में खास तौर से, तो उसको अपनाना चाहिए। जो कामयाब चीज है उसको अपनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और आंकड़ों की तुलना करनी चाहिए। और मुझे लगता है हर एक छोटे छोटे बिंदु पर हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अंग्रेजी में इसलिए पास हो जाते हैं कि वहां भी, और परीक्षा पद्धति अपने आप में एक मतलब धोखाबाजी जैसी है। वहां अगर अंग्रेजी कोई पास हो गया, ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो योग्य है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। इस समय कम है, मैं आपको आमंत्रित नहीं करूंगा। मैं अभी सीधे अनिल जोशी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
अनिल जी, आप कृपया अपनी बात कहें और फिर हम इसे समापन की ओर ले जाएं। हम शायद दूसरा एक सत्र रखेंगे जिसमें और लोग और ज्यादा बात कर सकेंगे इस पर। राजेश जी, मेरे बोलने से पहले सर्वेंद्र जी अगर कुछ इन पर, राहुल जी ने जो कुछ कहा है उस पर कुछ टिप्पणी करे तो मेरे ख्याल से सब लोग जानना चाहते हैं। एक बार सर्वेंद्र जी हैं वहां पर? जरा देख लें। शायद वो नहीं है, आप अपनी बात करें। मैं हूँ। अच्छा, हाँ, बोले साहब, बोले। मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये सवाल जवाब जैसा नहीं है कि राहुल जी के सवाल हैं और मैं जवाब देने की चिंता करूँगा। जो उनकी चिंता है वही हमारी भी चिंता है। जो मैंने शुरू में कुछ तथ्य रखे थे वो इस दृष्टि से रखे थे कि हमने इस चीज़ को समझ के, इस चीज़ को पहचान के कि दिक्कत कहाँ है, शुरुआत में ही दिक्कत है। तो पिछले जो 2-3 वर्षों में बार बार कह रहा हूँ, मैं अपना ही समय बता सकता हूँ, तो ऐसा कहते हुए मुझे ये नहीं लग रहा है कि सिर्फ मैंने किया है। मैं कह रहा हूँ कि प्राथमिकताएं बदली हैं राज्य सरकार के स्तर पे और जो विभाग है उसके स्तर पे भी। और जो प्राथमिकताओं का जो क्रम है, अगर उसमें शिक्षा ऊपर आ जाती है और हर जगह इस पे चर्चा होने लगती है, इस पे काम शुरू होता है, तो कुछ फर्क पड़ता है। ये मेरा अनुभव भी है और विश्वास भी है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आंकड़े अपनी जगह पे सही हैं, मैं उनके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ। उसका और अधिक विश्लेषण करूँगा और करने की चेष्टा भी है। अन्य बोर्ड से, अन्य राज्यों से इसकी तुलना की आवश्यकता है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है, मैं उस पर भी काम करने की चेष्टा करूँगा। उससे और एक दृष्टि मिलेगी कि कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। या राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण हुआ था उसमें अपनी जो स्थिति है वो बहुत ऊपर कर ली है। वहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चरल ढांचागत सुधार हुए हैं, उसमें से कुछ चीजें हमने भी अडॉप्ट की है, मैं ये कह सकता हूँ। मैं उन पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। तीसरी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं राहुल देव जी को आमंत्रित भी करना चाहता हूँ कि वो एक बार जब हमारे स्कूल खुल जाते हैं तो हमारे कुछ स्कूलों को आके देखें, थोड़ा फर्क पड़ा है। ये बिल्कुल आऊंगा। हम नहीं आ सकते? धन्यवाद। नहीं, मेरा आमंत्रण आप सभी को है। धन्यवाद। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि राहुल देव जी ने पहले ही कहा कि मैं इधर काफी समय से उत्तर प्रदेश गया नहीं, तो मैं ये आमंत्रण सभी के लिए, सभी मित्रों को है, और अगर आप कभी भी आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। तो थोड़ा फर्क पड़ा है। एक जो अच्छी बात हुई है, मैं कहना भूल गया कि विगत 2.5 वर्षों में जो हमारे यहाँ नए शिक्षक आए हैं, ये बात सही है कि रिक्तियां हैं। अभी हमने 69,000 शिक्षकों के पद विज्ञापित किए हैं जो कतिपय कारणों से न्यायालय में लंबित हैं, तो उसका फैसला आ जाएगा तो हम वो 69,000 पद भर पाएंगे। पिछले वर्ष हमने करीब 46,000 पद भरे थे। तो शिक्षकों की तैनाती का काम अपनी जगह पे चल रहा है, प्रशिक्षण का काम चल रहा है। तो जो ढांचागत सुविधाएं हैं और सुधार है उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। जो पिछले वर्षों में 2-2.5 वर्षों में नए शिक्षक आए हैं, मेरा भाग्य है कि वो नए लोग हैं। और जो नए लोग आ रहे हैं उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने जो विश्वविद्यालय की डिग्री ली है, उसके अलावा उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उन्होंने MCA किया है, उन्होंने MBA किया है, और जो भी कारण रहा हो शिक्षा में आने का। तो जब वो आए हैं तो अपने साथ एक पूरी की पूरी समृद्धि लेके आए हैं। वो जिस स्कूल में जाते हैं, अन्य शिक्षक भी मैंने देखा है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा करते हैं। उनके मन में ये है, मैं पूछता हूँ कि क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं कि करके अच्छा लगता है। ये जो भावना आई है शिक्षकों में, नए शिक्षकों में खास करके, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है। मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। असल में जितने सवाल होंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। अनिल जी, बहुत धन्यवाद। सर्वेंद्र जी, बहुत आपने आशाजनक सूचनाएं दी हैं, बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आज की जो चर्चा है वो बहुत ही एक ऐसे विषय
पर हुई, जिस पर काफी जो हमारा पूरा हिंदी भाषी देश है वो उद्वेलित है इन समाचारों से। संयोग से ऐसा था कि जिस दिन ये समाचार काफी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मीडिया में चल रहा था, उसी दिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास था और मैंने उनको जो हम सब लोगों की, बुद्धिजीवियों की और हिंदी से जुड़े लोगों की चिंता है उससे अवगत कराया। उनको भी ऐसा लगा कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे चर्चा भी की और इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस पर बातचीत भी हुई। बहुत ही अच्छी आज जो चर्चा है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर दो वक्ता हमारे पास नहीं हो सकते थे। जो राज्य सरकार और जो इस समय चल रहा है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे पास SCERT से हमारे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और राहुल जी ने जितनी मेहनत करके लोगों को पता चलेगा कि खोजी पत्रकार सिर्फ सुशांत राजपूत के ही बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं करते रहते हैं, कोई भाषा और शिक्षा को लेकर भी इतने अच्छे आंकड़ों के साथ, इतनी अच्छी तैयारी के साथ हमको दिशा दे सकता है। ये राहुल जी के वक्तव्य मुझे तो लगता है कि याद करने वाला वक्तव्य है और इसकी भी रिकॉर्डिंग हम सब लोगों को सुननी चाहिए जिससे कि इसमें और ज्यादा मंथन हो सके। मैं छोटी छोटी टिप्पणियां करूंगा क्योंकि मेरा काम इस गोष्ठी में ज्यादातर वक्तव्य देना नहीं होता, कोमे, फुल स्टॉप और सेमी कॉलन, कॉलन लगाना होता है। तो मैं कुछ अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो टिप्पणियां हैं वो दे देता हूँ। एक तो आंकड़े, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आंकड़े एक बड़ा खेल है, उसको किस तरीके से आप उसकी व्याख्या करते हैं इस पर निर्भर रहता है। मैं अभी आंकड़ों की बात पर जाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि राहुल जी और बाकी हमारे जो लोग हैं जो एक चेतावनी लगातार देते आए हैं कि भाषा को लेकर एक बड़ा, हमारा जो हिंदी भाषी प्रदेश है उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। भाषा को लेकर जो उपेक्षा, उदासीनता है वो अब एक धारा नहीं बल्कि एक प्रवाह, एक तूफान, एक आंधी बन गई है। सब लोगों को चिंता इस बात की है कि क्या वो आंधी तूफान जिसकी हम कल्पना इतने वर्षों से कर रहे थे वो आना शुरू हो गई है और क्या ये जो रिजल्ट है उसका एक इंडिकेशन। हम आंकड़ों की जब बात करते हैं तो आंकड़ों की, जैसे बहुत अच्छा हमारे SCERT जी के जो साथी उन्होंने कहा कि इसकी तुलना और प्रदेशों से भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या पिछले 15 साल पहले या 25 साल पहले या 20 साल पहले जितने लोग अनुत्तीर्ण होते थे उसमें हिंदी के लोगों का क्या प्रतिशत था? क्या उस समय भी जो अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों में हिंदी के लोगों का प्रतिशत वही है जो आज था? अगर नहीं है तो इसका मतलब भी कोई बात है। राहुल जी ने एक बड़े मतलब की बात पकड़ी कि मतलब जो अंग्रेजी और हिंदी का लगभग बराबर फेल होने वालों की संख्या क्या है, कैसे है? क्योंकि अगर हम हिंदी का ये मानते हैं कि उनको बोलियों का प्रभाव आ रहा है, वो बोलियों से निकले हैं और मानक भाषा उनको पता नहीं, तो अंग्रेजी में के मामले में तो इसकी और ज्यादा चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए थी। परंतु कुल मिलाकर ये लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा आशान्वित ये भी नहीं हूं कि बाकी हिंदी प्रदेशों का हाल बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उनके आंकड़े सामने नहीं है इसलिए शायद हमको ऐसा लग रहा हो। पर राहुल जी ने जो उदाहरण दिया है झारखंड का, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर शिक्षा में और वो भी हिंदी की शिक्षा में क्या स्थिति होगी, थोड़ा सा मामला गंभीर लगता है। यद्यपि आज बहुत ही अच्छा जो अपने SCERT के निदेशक हैं उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इतने सकारात्मक, इतने नए और इतने इनोवेटिव विचार लेकर अब चीजों को बदलने की कोशिश की जा रही है। परंतु हिंदी के मामले में मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, जो जैसे जैसे कई बार हम ड्राइविंग की बात करते हैं कि भारत में इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं,
तो और मैं 5 साल इंग्लैंड भी रहने का मौका मिला, तो मैं जब उसमें तुलना करता हूँ कि क्या कारण है, तो मुझे लगता है कि कोई एक कारण हो तो बताएं। ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर आसानी से नहीं मिलता, आपकी जो व्हीकल है उसकी पूरी की पूरी हर वर्ष आप उसको चेक कराएंगे और बिल्कुल ठीक हालत में है या नहीं, सड़कें ठीक हैं, लाइट्स ठीक हैं, वहां पर जो चलने वाले हैं वो नियमों की जो है पालन करते हैं, चाहे रात के 11 बजे या रुकना है तो रुकेंगे। मतलब एक बात से कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर एक पूरा का पूरा एक वो जब बन जाता है जिसमें सारी चीजें हमारी गड़बड़ हो, तब जाकर कुछ होता है। और मैं ये बात खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं मतलब जहां पर भी मैंने देखा हिंदी की शिक्षा, जैसे इन्होंने बड़ा खुशी हुई ये बताया कि अब ऐसे अध्यापक आ रहे हैं कि हिंदी का जो अध्यापक है वो MCA भी किसी की पृष्ठभूमि है या और भी कोई टेक्नोलॉजिकल पृष्ठभूमि है, पर ज्यादा एक जनरल इंप्रेशन ये है कि हिंदी का अध्यापक है तो वो कंप्यूटर नहीं चलाता होगा, उसको व्हाट्सएप करना भी बड़ी मुश्किल से आता होगा। जब हम भाषा की बात करते हैं और जो उसको रोचक बनाने की बात करते हैं, तो आज मल्टीमीडिया, सब मानते हैं कि मल्टीमीडिया के माध्यम से फिल्में हैं, ऑडियो, ये सब चीजें जो है होनी चाहिए। परंतु जब हिंदी का अध्यापक होता है तो हम मल्टीमीडिया की बात क्या करते हैं। कई बार फिजी में मुझे कार्यशालाओं में बुलाया जाता था, तो मुझे एक बात मैं कहा करता था कि आज 2000 मान लीजिए 19 है, उस समय 18 या 19 की बात थी, और 1918 है। 100 सालों में हिंदी के शिक्षण में क्या परिवर्तन हुआ? वही ब्लैक बोर्ड, वही चाक और वही रटने की पद्धति। तो मैं ये पाता हूं कि बाकी जो विषय हैं उसमें शिक्षण की पद्धति में बहुत परिवर्तन आया, परंतु हिंदी के शिक्षण की पद्धति में हो सकता है कि ये किसी को अतिशयोक्ति लगे, परंतु वो जो परिवर्तन अपेक्षा थी वो शायद वहां पर नहीं है। राहुल जी ने भी और कुछ और भी इस तरह के जो समाचार छपे थे जिसमें ये कहा गया था कि बड़ी संख्या में जो अध्यापक हैं वो अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है, वो भी एक विषय था। और ये भी एक विषय आया कि जो हम सामान्य रूप से कह रहे हैं कि रोजगार जो है उसमें लोगों को मतलब जब लगता है कि रोजगार, अखबारों ने खास तौर से ये कहा कि उस भाषा का उपयोग ही नहीं है, तो खास तौर से अंग्रेजी अखबारों ने, तो लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। ये भी एक निष्कर्ष निकाला गया। हमने बहुत बड़ी संख्या में बात की है उन विद्यार्थियों की जो गरीब हैं, जो ग्रामीण वर्गों से आ रहे हैं, परंतु इसके आंकड़े में अभी हमें ये नहीं पता कि जो मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो पब्लिक स्कूल वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनकी भी भाषा एक है तो उन्होंने वो कितनी संख्या में फेल हुए हैं, और अगर वो फेल हुए हैं तो उसका कारण उनके अभिभावकों की उपेक्षा और उदासीनता या उनकी स्वयं की उदासीनता है या नहीं। एक अभी मैं एक समाचार में पढ़ रहा था, एक अमेरिका की लेखिका ने बताया कि उनका बच्चा लखनऊ में था, वो गया और उसने टीवी स्क्रीन पर देखा, उसने कहा घोड़ा, तो वहां लखनऊ के बच्चे ने कहा नहीं ये घोड़ा नहीं हॉर्स है। तो ये जो स्थितियां हैं, क्या ये वास्तव में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो वर्गीकरण है, ये शहर और गांव का, हम बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि शायद गांव के ही बच्चे फेल हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले, जिनको हिंदी एक माध्यम के रूप में पढ़ना अनिवार्य रूप से पड़ता है, उनकी भी ये स्थिति हो। क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा संदेह है। जो दिल्ली को देखकर, अपने परिवारों को देखकर, मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो उनको एक कठिन शब्द नहीं आता। तो ये एक, इसलिए एक ये समाज वैज्ञानिक समस्या के भी रूप में हम इसको शिक्षा की समस्या के अलावा हम देख सकते हैं कि अपनी भाषा के प्रति जो उदासीनता या उपेक्षा का जो भाव है वो भी इसमें हो सकता है। और बाकी अगर हम कहते हैं कि पाठ्य सामग्री बनाने की बात है या बाकी चीजों की बात है, तो उस सब में भी समूचे हिंदी भाषी प्रदेश में एक पूरी की पूरी उदासीनता की स्थिति दिखाई देती है, जो दुखद है। ये जहां तक इस समस्या की बात है, सब लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि उसके बाद कुछ जो इस तरह के परिणाम आए, उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया, कुछ कार्रवाई की गई। तो ये बहुत जानकर अच्छा लगा कि सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई की जा रही है
और आपने बताया भी कि क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या हो सकती है, और वो जिन आयामों पर कार्रवाई कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। परंतु कुल मिलाकर ये बड़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या के और गंभीर होने के चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं अगर हम सब लोग जागृत ना हुए तो। आज के भी इस कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले लोग हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी के प्रति बड़े सजग हैं, बहुत जागरूक हैं, और इस कार्यक्रम से मुझे लगता है कि हम सब लोगों की आंखें खुलनी चाहिए और हम सब लोगों को हिंदी के पठन पाठन शिक्षण। अभी दो बिंदु और मुझे ध्यान में है कि एक राहुल जी ने कहा कि चित्रलेखा, आलेखन और पाविधि, मुझे इसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर राहुल जी को नहीं समझ में आ रहा तो किसको समझ में आना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। तो हम किन शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसका दूसरा उदाहरण है। मतलब हमें कुल मिलाकर जो भाषा की सरलता और उसकी जो बात है विद्यार्थियों के लिए, हम बोलियों की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ एक जो तत्सम शब्दावली है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। एक बात जो इससे थोड़ी सी हटती है, लेकिन मैं जो उस आंकड़े में बहुत ज्यादा खटक रही थी वो ये थी कि त्रिभाषा सूत्र की स्थिति। अगर उस आंकड़ों में देखा हो कि कितने विद्यार्थी दक्षिण भारत की भाषाओं को लेकर जिन्होंने परीक्षा दी है, तो शायद मुझे दिख रहा था तमिल 1 है, कन्नड़ 2 है, बंगाली 11 है, ऐसा कुछ आंकड़े थे। तो सारी भाषाओं के आंकड़े हैं। जी, दक्षिण भारत की जो भाषाओं के आंकड़े हैं जिसमें जो लोग पढ़े उनकी संख्या है। फेल पास तो खैर वो अलग विषय है। तो ये भी एक बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हम भारत की अन्य भाषाओं के प्रति कितने सजग हैं। शायद संस्कृत की संख्या 2,85,000 या ऐसी कुछ थी। तो ये भी एक अलग से विचार का विषय है कि हमको अगर भाषा को लेकर भाषा समन्वय और भाषा संवाद और भाषा सद्भाव की स्थिति बनानी है तो उत्तर प्रदेश में अन्य भाषाओं को भी एक स्थान मिलना चाहिए। कुल मिलाकर ये चर्चा बड़ी ही मैं समझता हूँ कि सार्थक रही। अलग अलग तरह के आयाम आए और ऐसी चर्चाओं का कोई अंत तो होता नहीं कि हमने एक निष्कर्ष पर निकले, परंतु ये एक विचार की एक प्रक्रिया है जो शुरू हुई है। सब लोगों ने, आप में से कई लोगों ने भी अपनी बात रखी और हम इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखना चाहेंगे। जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया और विशेष रूप से जो हमारे SCERT के निदेशक आए और इतने कठिन चुनौतियों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उनका वैश्विक हिंदी परिवार की तरफ से, संस्थान की तरफ से विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और राहुल जी तो हमारी आवाज है ही। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जोशी जी। आपने अपने वक्तव्य से साबित किया कि कोमा फुल स्टॉप का कितना महत्व है भारत भाषा में। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, रोको मत जाने दो और रोको मत वगैरह वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस आज के दिन के कार्यक्रमों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय पद्मेश गुप्त जी को, जिनका हाल ही में पदोन्नति हुई है। उनका कार्ड पर बड़े अक्षरों में नाम दिखाई देता है अभी। तो पद्मेश जी आइए। धन्यवाद राजेश जी। विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक हिंदी परिवार के सौजन्य में ये निरंतर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है और नए नए विषयों पर नया नया ज्ञान हम सभी को दुनिया भर में मिल रहा है। आज सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी ने बहुत से ऐसे सवालों के जवाब और उत्तर में मिले जो जब से नई शिक्षा नीति की बात हो रही है और शिक्षण की बात हो रही है और उस पर ये जो हिंदी विषय को लेकर एक चिंता लोगों के सामने उभर रही है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पर ज्ञान मिला। बहुत बहुत आभार सर्वेंद्र जी आपका समय निकाल कर आने के लिए हमारे कार्यक्रम में। और राहुल देव जी ने तो हमेशा की तरह राहुल देव जी की टिप्पणी हो या वक्तव्य, हम ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा का कोई भी विषय हो, इस समय हमारा अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल देव जी से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। बहुत बहुत आभार राहुल जी। राजेश जी, आज आपने संचालन में, आपके संचालन में एक टिप्पणी से मुझे अपने अनुभव याद आए जब आपने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो मैं उसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ।
लमाटीनियर में लखनऊ में जहाँ मेरी सारी शिक्षा हुई है 10वीं 12वीं तक, वहाँ हिंदी अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती थी। मैथिली शरण गुप्त वॉज अ ग्रेट इंडियन पोएट। एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हिंदी का होता था, उसमें भी अध्यापक ही रुचि नहीं लेते हैं कि वो हिंदी को किस रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाए। हमारे घर वाले जो सब रिश्तेदार हैं उनको ये लगता है कि हिंदी तो आप रहते ही, हिंदी तो बोलते ही हो, आप अंग्रेजी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो। तो इस प्रकार का एक वातावरण हम अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँ कि यहाँ ऑक्सफोर्ड में भी ऐसी गोष्ठियां होती हैं, और जहाँ अंग्रेजी भाषा में जब अंग्रेज छात्र फेल होते हैं तो उसके ऊपर बात होती है कि इनकी रुचि क्यों नहीं बन रही है। और उसका कारण इस तरह पाया जाता है कि ये विद्यार्थी आज के वो शेक्सपियर को नहीं पढ़ना चाहते, उनको वर्ड्सवर्थ को पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। तो हमारा पाठ्यक्रम कैसा है, हमारे टीचर्स किस रूप में पढ़ा रहे हैं, और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों के मन में भी ये होना चाहिए कि वो कैसे रुचि पैदा करें अपने विद्यार्थियों में। और संभवतः यही कारण है कि अगर आप रशिया में देखें या रोमानिया वगैरह में बैठे तो वहाँ पर जो हिंदी की पढ़ाने वाले अध्यापक है, इवन यहाँ ब्रिटेन में, वो सिनेमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से रुचि पैदा कर रहे हैं। तो हर विद्यार्थी की रुचि क्या है पढ़ने में, उसको भी जानना बहुत आवश्यक है। और हो सकता है कि आगे इस प्रकार के जिस चिंतन और विचार विमर्श हो रहे हैं, इससे कोई ना कोई और आगे सूत्र मिले। मैं इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक आम श्रोता की तरह और एक आम छात्र की तरह इन चीज़ों को समझ के अपने बात साझा कर लेता हूँ, अवसर दिया जाता है। और इन शब्दों के साथ आज फिर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो दुनिया भर से जुड़े हुए हैं आज, और इस हमारे इस गोष्ठियों को निरंतर अपने जो वीकेंड्स हैं, अपने संडे को समर्पित कर रहे हैं रविवार को। और वहाँ पे सिंगापुर से संध्या जी हैं, मोहम्मद बहुगुणा जी हैं, और वहाँ अनूप भार्गव जी ने अमेरिका से आज इस पूरी दोनों सत्रों को संभाला। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनको औपचारिक रूप से उनकी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। भारत से अक्षरम संस्था, हिंदी भवन भोपाल, सम्यक न्यास भारत, वातायन यूके, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा, झिलमिल अमेरिका, विशंभरा अमेरिका, सिंगापुर संगम, कविताई सिंगापुर, काव्य रंग नॉटिंघम, भारतीय अध्ययन केंद्र लिस्बन विश्वविद्यालय और भारत दर्शन न्यूजीलैंड। उसके साथ साथ सभी संयोजकों, कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभार। अनिल शर्मा जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप हर सप्ताह आपका ऐसा लगता है कि वही कुर्सी, वही दरबार, वही सिंहासन बैठ जाता है, हम सब लोग दरबार में शामिल होते हैं। और शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पुनः, और अगले रविवार को फिर मिलते हैं 12:30 बजे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। कार्यक्रम समाप्त होता है, अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।